नमस्कार एंड वेलकम टू एपिसोड 21 ऑफ तवी टेल्स, एक पॉडकास्ट जहां हम लेकर आते हैं कहानियां, जज्बात और आवाजें जो डुग्गर की धड़कन है और डोगरी कल्चर की रूह। आज के हमारे मेहमान एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने कलम से, अपनी कविताओं, नाटकों और लेखन के माध्यम से डुग्गर की विरासत को एक नई पहचान दी है। और साथ ही एक सफल बैंकिंग प्रोफेशनल भी हैं, करंटली सर्विंग इन जे.एंड.के बैंक। सर, बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना क्रिएटिविटी विद कॉर्पोरेट, जो आप बहुत अच्छे से दोनों चीजों को अपने पैशन की वजह से बैलेंस कर रहे हैं। आज हमारे बीच में नन अदर देन श्री राजेश्वर सिंह राजू जी हैं, एक सेलिब्रेटेड राइटर, पोइट, प्ले राइट, आर्ट क्रिटिक और एक्टर, जिन्होंने पिछले 30+ सालों में डोगरी, हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर में अपना गहरा योगदान दिया है। 1000 से अधिक आर्टिकल्स, 100 से अधिक शॉर्ट स्टोरीज, 500 से अधिक पोएम्स और उनके लिखे कई इंपैक्टफुल प्लेस रेडियो टेलीविजन के जरिए उनके काम हजारों लोगों तक पहुंचाते हैं। ही इज अ प्राउड रेसिपिएंट ऑफ प्रेस्टिजियस ऑनर्स इंक्लूडिंग साहित्य अकेडमी बाल साहित्य अवार्ड, जे.एंड.के यूटी अवार्ड फॉर लिटरेचर और कई और नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स। इसके साथ ही डेली एक्सेलशियर में जो लाइव चैनल है, उसके अंदर सर ढूंढ ढूंढ के डुग्गर रतन लेके आते हैं जिन्होंने डुग्गर और डोगरी का मान बढ़ाया है। सर उनको बहुत ही पैशनेटली कवर करते हैं, उनकी कहानियां हमारे समक्ष लेके आते हैं। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे, इनके सफर के बारे में, इनकी क्रिएटिव जर्नी के बारे में और उनके सपनों के बारे में फॉर द फ्यूचर ऑफ डोगरी लैंग्वेज एंड डुग्गर कल्चर। सो चलिए हम सब स्वागत करते हैं राजेश्वर सिंह राजू जी का ऑन तवी टेल्स एपिसोड 21। सर, वी आर रियली ऑनर्ड कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि इंसिडेंटली हम तीनों ही प्रोफेशनल हैं यहाँ पे, वी नो कि एक प्रोफेशनल जर्नी में जबकि आपकी मीटिंग्स होती हैं, आपकी बैलेंस शीट्स हैं, आपकी क्लोजिंग है, उसके बीच में आर्ट के लिए, कल्चर के लिए समय निकालना कितना मुश्किल है, सर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सर आपने बैंकिंग कैरियर के साथ साथ अपने पैशन और अपनी डोगरी लैंग्वेज को इस मुकाम पे पहुंचाया है। सर हम ऋणी हैं कि आप आज हमारे बीच में हैं, आपने हमें समय दिया। वेलकम टू तवी टेल्स एपिसोड 21। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई रियली फील ऑनर्ड कि मैं इसका पार्ट बन पाया हूँ। तभी टेल्स का तभी टेल लगातार जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वो भी एक पैशन ही है। तो ये इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए। थैंक यू सर। जी। राजेश्वर जी, तवी टेल्स में आपका स्वागत है। और एपिसोड 21 भी एक हमारे यहाँ एक ऑस्पिशियस नंबर समझा जाता है, तो एक बहुत ही बिल्कुल। स्पेशल गेस्ट आपके रूप में हमें मिले हैं। तो बहुत आपका बहुत शुक्रिया सर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी टीम की ओर से। और आपका इतनी ज्यादा रोल्स हैं, अजय जी ने जैसे गिनाए कि एक बैंकिंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ आपका जील और पैशन अपने मातृभूमि के लिए, अपनी मातृभाषा के लिए जिस तरीके से देखते हैं। और मैं सच बताऊं कि मैं यही सोचता था कि आप शायद मीडिया लाइन से, और जब मुझे पता चला कि आप मेन काम आपका बैंकिंग में है, जेके बैंक में है, तो मैं हैरान हुआ कि इतना कैसे कोई कर सकता है। मतलब मेन आपका प्रोफेशन कुछ और है, लेकिन हम लोग जो बाहर से आपको देखते हैं तो हमें लगता है कि आपका मेन काम ये जो हम देखते हैं न्यूज़पेपर्स में और मीडिया में, ये आपका मेन है। तो मेरे लिए वो हैरानगी थी। तो हैट्स ऑफ टू यू, और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आपकी हम यहाँ पे अपने डुग्गर रत्न, हमारे जो डोगरा जेम्स हैं, उनकी जर्नी को सेलिब्रेट करने का जो प्रोग्राम है हमारा, ये जो पॉडकास्ट है टेलीकास्ट द तवी टेल्स, इसमें आज हम आपकी लाइफ जर्नी और आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे। और हम थैंक यू बिना सर। टाइम वेस्ट किए आपकी जीवन पे आते हैं कि आपकी जो अर्ली लाइफ और एजुकेशन है। राजू जी इतनी मल्टी जी। फैसेटेड पर्सनैलिटी हैं, हमें क्यूरियोसिटी हो रही है उसको जानने की कि बचपन आपका कैसा था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। और लिखने का शौक कब से शुरू हुआ, उस पे आप रोशनी डालें। बचपन जैसे हम सभी का एक साझा बचपन रहा है, क्योंकि एंटरटेनमेंट के मीडियम इतने ज्यादा नहीं थे उन दिनों।
मैं अपने आप को थोड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी, मेरे डैडी को लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक था। तो मुझे लगता है जैसे मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने घर में वह किताबें देखी, तो जिनसे मैं रूबरू हुआ बचपन में ही। तब शायद मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन मैं उन किताबों को देख के उनके साथ एक संबंध स्थापित करने की कोशिश अवश्य करता था। जैसे चंदा मामा था उन दिनों, गुड़िया, चंपक, नंदन, उसके बाद तो फिर लोट पोट वगैरह सीरीज आती रही। मैंने बचपन में कॉमिक्स बहुत पढ़ी। शुरुआत में बचपन में जब मैं पढ़ नहीं पाता था तो मुझे चंदा मामा के चित्र बड़े आकर्षित करते थे। गुड़िया के चित्र बड़े आकर्षित करते थे, क्योंकि उसकी बड़ी खूबसूरत पेंटिंग हुआ करती थी, उनके कहानी के साथ जो रेलिवेंस बनता था। तो बचपन में मुझे शुरुआत में पेंटिंग का शौक पड़ा। शुरुआत मेरी पेंटिंग से हुई। तो आड़ी तिरछी ऐसे लाइनें खींचा करता था। डैडी का ट्रांसफर जॉब था, तो मैं अभी मेरे ख्याल में 6-7 साल का रहा हूँगा, तो डैडी की ट्रांसफर होगी पुंछ में। तो पुंछ का नया वातावरण, और मैं एक शेयर कर दूं आपके साथ कि मेरी एक ड्यूटी होती थी कि हर महीने जैसे ही चंदा मामा, गुड़िया, चंपक बुक स्टॉल पे आती थी, तो मैं घर में सबसे बड़ा था। तो 6-7 साल में मैं दुकान पे जाता था, वहां से वो खरीद के लाता था। सबसे पहले डैडी ने वो पढ़नी किताब, फिर मम्मी ने पढ़नी है, फिर मेरी बारी है। तो हम 3 भाई हैं, एक बहन है, तो हम सभी पढ़ा करते थे बचपन में वो लिटरेचर। थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर डैडी को नावल पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैंने 8वीं 9वीं तक मैं नावल पढ़ना शुरू कर दिया था। गोरकी का नावल माँ मैंने मैट्रिक में पढ़ लिया था। फिर डैडी की ड्यूटी रियासी में लगी। तो जहाँ तक लिखने का शौक है, तो पढ़ने के साथ साथ मुझे थोड़ा लिखने का भी शौक जाग ही पड़ा। तो मुझे याद में मैं 7th स्टैंडर्ड में था शायद मैं, तब मैंने पहली कहानी लिखी थी। तो आपको पता ही है, जब बचपन में थोड़ा रोमांटिक तबीयत का होता है इंसान, तो मैंने कहानी लिखी। तो मैं डर गया फिर बाद में कि अगर पेरेंट्स पढ़ लेंगे तो मुझे डांटेंगे। तो हमारे घर में ना एक मंदिर हुआ करता था, मुझे लगता है हर घर में तब एक मंदिर भी हुआ करता था, चाहे कोई किराए पे रहे या फिर अपना घर हो। हम किराए पे थे रियासी में, तो घर में एक मंदिर था एक कोने में। तो मैंने मंदिर के नीचे छुपा दी वो। तो मम्मी ने तो सफाई करते हुए पकड़ा, देखा कागज, तो मम्मी ने पढ़ा, तो डांटा नहीं मुझे, उल्टा इंस्पायर किया उन्होंने लिखने के लिए। तो मेरी शुरुआत एज ए पेंटर हुई। बचपन में जो छोटी मोटी ऐसे लिखता बनाया करता चित्र वगैरह। लेकिन पहली कहानी जो मैंने लिखी वो मुझे 7th पढ़ते हुए लिखी। छपी नहीं, आज मेरे पास नहीं है। फिर डैडी की ट्रांसफर जम्मू में होगी, उधमपुर ही, उधमपुर। उधमपुर में बेसिकली मुझे लिखने का तब ज्यादा शौक था, तब मैं 8वीं में पढ़ता था। आपको शायद याद होगा, जिन लोगों ने एस.सी. बेदी को पढ़ा हुआ है, उनके पॉकेट बुक्स आया करती थी, जासूसी पॉकेट बुक्स, बिल्कुल। राजन जी। इकबाल सीरीज। जी। तो मैं पूरा क्रेडिट बेसिकली, अगर राइटिंग, अच्छी राइटिंग मतलब समझ लो कि लिखने का जो मुझे शौक पड़ा, तो एस.सी. बेदी जी को पूरा क्रेडिट जाता है। राजन इकबाल सीरीज की तरह फिर मैंने कुछ पॉकेट बुक्स लिखी, जिसमें वही एक सीक्वेंस, जासूसी, कुछ यहाँ के जासूस, कुछ बाहर के, सोवियत यूनियन का जासूस। तो वो डेवलप होता था आइडियाज वगैरह। तो लेकिन उधमपुर में एक्सपोजर नाम की कोई चीज नहीं थी। मैं 1983-84 की बात कर रहा हूँ। जो भी लिखा वो ट्रंक में रखा था। मुझे सहेजने का बड़ा शौक था, मैं सहेज के रखा करता था। जब एक्सपोजर की बात आती है सब, तो जब डैडी की ट्रांसफर जम्मू हुई, तो मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, साइंस कॉलेज में। 88 में मैंने ग्रेजुएशन की। तब मेरी पहली विधिवत तौर पे जो कहानी छपी है, यहाँ पे एक होती थी तभी दीपिका मैगजीन थी। जी। जी। सैगल साहब निकाला करते थे, खड़ी के तला में रहते थे, मुझे आज भी याद है। और मुझे कहानी भी याद आ रही, और द्रौपदी दिख गई। ये मेरी कहानी का टाइटल था, हिंदी की कहानी थी वो, तभी दीपिका में छपी थी। दैट वाज द फर्स्ट पब्लिकेशन। फिर धीरे धीरे जम्मू में एक्सपोजर था, न्यूज़पेपर थे, तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। बहुत ही शुरुआत हिंदी से। बहुत ही बढ़िया। और जैसे आप बता रहे थे, मेरे को ना अचानक आंखों के सामने चंदा मामा में एक हाँ हाँ, विक्रम बेताल आता था बीच में, जिसमें बिल्कुल विक्रम की वेताल की एक वो पड़ी रहती थी, वो अपने कंधे पे वेताल को उठा के लेके जा रहा था, तो उसका बिल्कुल। बहुत वेट होता था। क्योंकि उसमें एक बहुत बढ़िया लाइन होगी, आपको याद होगी कि अगर विक्रम तूने जानकर भी इसका उत्तर ना दिया तो तेरा जो मस्तिष्क है वो हजारों सहस्त्रों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। वो बढ़ मेरा जाएगा। फेवरेट डायलॉग था। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से
उस समय के ऊपर वापस हमें ले गए, क्योंकि स्टोरी बुक्स, कॉमिक, डॉक्टर विकास भी इस बारे में सहमत होंगे कि हमारा जीवन मोबाइल और टीवी के साथ नहीं, बल्कि कॉमिक के बिल्कुल। साथ, राजन इकबाल, इन सब के साथ ही निकला है। और आई थिंक बहुत ही खूबसूरती से निकला है, तभी शायद क्रिएटिविटी बहुत अधिक है आपके सर। क्योंकि हम बेसिकली किताबें तब आपको पता है महंगी हुआ करती थी, तो बच्चों में ये रहता था कि ये कॉमिक्स मैं लूंगा, वो दूसरा दूसरी लगे, फिर एक्सचेंज होती थी कॉमिक्स। हम जी एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे कॉमिक्स। जैसे इंद्रजाल कॉमिक्स मैंने बहुत पढ़ी, जी। है ना। उसमें बहुत से करेक्टर थे, वेताल, फैंटम, है ना, जिसको इंटरेक्ट था। रिक किर्बी, फ्लैश गॉर्डन। फिर उसमें इंडियन करेक्टर भी आया, आपको याद होगा, बहादुर। जी जी जी। तो बहादुर की मैंने बहुत ज्यादा पढ़ी। फिर अमर चित्र कथा आ गई, उससे फिर संस्कार भी मिलने लगे। अमर चित्र कथा तो सारा पौराणिक कथाओं पे आधारित था। बिल्कुल। तो महाभारत पढ़े बिना भी हम महाभारत के कुछ कैरेक्टर्स के साथ बड़े क्लोजली एसोसिएटेड हो गए, बिकॉज ऑफ अमर चित्र कथा कॉमिक्स। नहीं सर, ये ब्लेसिंग थी अमर चित्र कथा। अगर जी। भारतीय संस्कृति को अगर किसी ने जन जन तक पहुंचाया है, तो मैं कहता हूँ अमर चित्र कथा का बहुत अमर बड़ा चित्र, योगदान है बिल्कुल इसमें। अ, बिल्कुल। सर, ये बचपन से निकलकर फिर आपने सर बैंक में ज्वाइन किया, और बैंक में जी भी जी। आपने जैसे, क्योंकि बैंकिंग प्रोफेशन से सर जुड़े हैं, आपको पता ही है कि मेरे फादर भी बैंक में ही थे। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पता है बैंक की जॉब कितनी मुश्किल है, क्योंकि ये आसान जॉब नहीं है, क्योंकि इसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत रहती है। सर, जी। इतने मुश्किल मतलब एक सीनियर लेवल पे होके जे के बैंक में आप अपनी कॉरपोरेट और क्रिएटिव, इन दोनों का सर सामंजस्य कैसे बिठाते हैं सर? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर, जो हमारे युवा हैं हम्म। आज के डेट में, किसी भी अगर आप युवा से कहते हैं कि आप कहानी लिखिए, आप कविताएं लिखिए, वो कहता है नहीं जी, या तो मैं अपना जीवन यापन के लिए कोई नौकरी कर सकता हूँ, या मैं अपने क्रिएटिव परस्यू कर सकता हूँ। तो सर, उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख होगी सर आपके जीवन की, किस तरीके से दोनों के बीच में आप एक बैलेंस बना सकते हैं। तो सर, व्यूअर्स के लिए आप सर क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर योर, फ्रॉम योर साइड सर? सर क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, तो मैनेजर का मतलब ही मैनेज करना होता है। जोक्स अपार्ट, बेसिकली जब आप में पैशन हो कुछ करने का, फिर टाइम का जो बहाना है वो सिर्फ बहाना है। ये कि देखिए विकास सर जो हैं, वो मतलब इतने बड़े डॉक्टर हैं, डेली कितने ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद भी कितनी शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं। आप भी मतलब कितनी शिद्दत के साथ प्रोफेशन को छोड़ के आर्ट एंड कल्चर की तरफ जुड़े हुए हैं। ये पैशन है सर। हम लोग ये बहाना करते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है करने का। आप देखिए, बैंकिंग आवर तो वही 10 से 5 है, ज्यादा 6, 7, 8 बजे तक हो सकता है। उसके बाद भी आपके पास बहुत टाइम है, अगर आपके पास आप करना चाहते हैं कुछ तो। बिल्कुल। मेरा जो प्लस पॉइंट सर वहाँ मैं उसमें ये कहना चाहूंगा, मैं एडमिट करता हूँ उस चीज को, कि मैं न्यूज़पेपर के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा रहा। तो आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर में जब आप रेगुलर कॉलम लिखते हैं, तो अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस आपको कंट्रीब्यूट करना ही करना है। वीकली कॉलम अगर आप लिखते हैं, एक टाइम में मैं 4 4 पेपर के लिए लिखा करता था वीकली का। डोगरी में, हिंदी में, कश्मीर टाइम्स में। कश्मीर टाइम में तब हिंदी में चलता था दैनिक कश्मीर टाइम्स। डोगरी टाइम्स, डोगरी पढ़ना हुआ करता था, उसको उसके लिए रेगुलर कॉलम था। स्टेट टाइम्स में लिखा करता था। साथ ही मैं डेली एक्सरसाइज के लिए रेगुलर कॉलम लिखा करता था। आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा लिखा। उससे क्या हुआ कि मेरे पास एक कलेक्शन बन गई, और मुझे लिखना ही था फिर। जब आपको कंट्रीब्यूट करना है तो लिखना ही है, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ के लिखो, या फिर आप लेट इवनिंग लिखो। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग जैसे प्रोफेशन में रहते हुए, या कोई भी प्रोफेशन हो, उसके साथ आपको साइड वाइज आर्ट एंड कल्चर या स्पोर्ट्स में होना बहुत जरूरी है। मोनोटोनस जॉब है, उसमें आप थक भी जाते हो, आपको रिलैक्सेशन चाहिए। आप रिलैक्स कैसे करोगे? सो के आप रिलैक्स नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि आप सो के, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब इस बात से सहमत होंगे कि जब आप पॉजिटिविटी के साथ कुछ सोचते हो, क्रिएटिव काम करते हो, तो आपका दिमाग भी नहीं थकता फिर। उससे ज्यादा आप रिफ्रेश महसूस करते हो, अगर आपका वह शौक है तो। बैंक में हम जाते हैं, वो मोनोटोनस जॉब है, उसमें आप थकते हो, फिजिकली भी थकते हो, मेंटली भी थोड़ा थकते हो, लेकिन घर आकर अगर आपका शौक है स्पोर्ट्स में, आप खेलते हो तो रिलैक्स करते हो। क्योंकि बैडमिंटन अक्सर जो है लेट आवर आने वाले लेट आवर तक बैडमिंटन खेलते हैं, थक जाते हैं लेकिन रिलैक्स करते हैं। तो मेरा शौक रहा राइटिंग का, एक्टिंग का। तो मैं उससे भी मतलब अपने आप को कंसोल करता रहा उस हिसाब से।
कि अगर बैंक में थोड़ा ज्यादा जॉब है, ज्यादा थोड़ा हेक्टिक जॉब है, तो अपने आप को थोड़ा सा एज दिया करता था कि इस तरह थोड़ा करूँ, तो मुझे प्रोफेशन में भी बेटर परफॉर्म करने में मदद मिलती रही। बाकी टाइम की बात है तो मुझे लगता है कि एक्सक्यूज गलत है कि प्रोफेशन के कारण आप टाइम नहीं दे पाते। तो आप दोनों भी इसके चशमदीद एग्जाम्पल हैं, गवाह भी हैं कैसा होता है। अगर आपका वाकई मन है ईमानदारी के साथ कंट्रीब्यूट करने का, मैं नहीं कहता कि आप एहसान कर रहे हो किसी लैंग्वेज में लिख के। मैंने इंग्लिश में स्टार्ट किया क्योंकि जम्मू में डोगरी का न्यूज़पेपर कोई नहीं था, नए लोगों को प्रमोट नहीं किया जाता था अकेडमी में, ये भी सत्य है। जब आप नया नया लिखते हैं तो आकाशवाणी भी आपको उस तरह से, जो वहां पे बैठे होते हैं अधिकारी, वैसे नहीं लेते, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मैं उस दौर से गुजरा हुआ हूँ। उसके बाद न्यूज़पेपर में इंग्लिश में छपा करते तो इंग्लिश में लिखा। उसके बाद हिंदी में न्यूज़पेपर किस्मी टाइम आया, दैनिक किस्मी टाइम, हिंदी में लिखा। फिर जैसे मेरी जॉब लगी 90 में बैंक में, तो दिल्ली में जॉब लगी, वीर अर्जुन में लिखा। फिर ऐसे फिर रास्ते खुलते जाते हैं जब आप लिखते हो कुछ तो। फिर रेगुलर लिखता रहा तीनों लैंग्वेजेस में। फिर डोगरी में भी लिखा। अब मैं डोगरी पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि डोगरी में ज्यादा नाटक भी लिखे, डोगरी में कहानियां भी लिखी। तो डोगरी मातृभाषा भी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, फर्ज है हमारा, अस्तित्व है। अगर इसको हम नहीं बचा कर रख पाए या इसका प्रचार और प्रसार नहीं कर पाए, भाषा हो, संस्कृति हो, विरासत हो, मुझे नहीं लगता फिर अपना भी सर्वाइवल है, अपने आप की जवाबदेही, मुझे नहीं लगता कि जवाबदेही हो पाएगी। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। टाइम की आपने बात की, टाइम बहुत है। 24 घंटे में 8 घंटे जॉब है, राइट। 4-5 घंटे सो लो, फिर भी आपके पास बचते हैं काफी घंटे। अगर आप क्रिएटिव काम करो तो वहां से जो लोगे आप, उसका उपयोग आप प्रोफेशन में भी करके प्रोफेशनली भी बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। मेरा ये मानना है। बहुत ही बढ़िया आपने उत्तर दिया और बहुत ही इंस्पायरिंग बातें कही आपने। वही आ जाता है कि जो एक अंग्रेजी कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। देर इज अगर आप कुछ अगर आप चाहते हो, ये हमारा एक्सक्यूज ही होता है कि हमारे पास समय नहीं है। बात होती है बिल्कुल प्रायोरिटाइज करने की, प्रायोरिटी क्या है आपकी। बिल्कुल अगर आपके पैशन है तो आप करोगे, क्योंकि वो चीज। और दूसरी, मैं ये भी बात आपसे, आपकी बात से सहमत हूँ कि जो भी कोई चीज हम क्रिएटिविटी वाली कोई भी चीज हम करते हैं, क्रिएटिव। और मेरा पर्सनली ये मानना कि सबसे बड़ा क्रिएटर भगवान है, गॉड है। और ये जो हम बाकी क्रिएटिविटी करते हैं, तो ये एक तो डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ होती है, और ये डिवाइन काम की तरह ही है। तो जब भी हम कोई डिवाइन काम करते हैं, जो स्पिरिचुअल काम करते हैं, तो हम रिफ्रेश ही होते हैं, ना कि एग्जॉस्ट होंगे। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब भी हम कोई इस तरह क्रिएटिविटी का काम करते हैं, तो हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। हम एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं उससे। और बिल्कुल जो हमारी प्रोफेशन से थकान वगैरह हो गई होती है, अब जैसे आज भी मैं अभी ऑपरेशन थिएटर से ही आया हूँ, लेकिन अब मैं बिल्कुल ये एपिसोड करके तो अपने आप को रिफ्रेश कर लूंगा। तो ये सच्चाई में एक 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 लाइव में आपको बता रहा हूँ कि अब बिल्कुल सोने के बजाय मैं जब ये करता हूँ तो ज्यादा फ्रेश फील करता हूँ। तो ये सच्चाई, बिल्कुल। बिल्कुल एक सच्ची बात कही है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। तो राजू जी, ये जो नाम है राजू, ये आपका पेन नेम है या निक नेम है? सर मेरी मदर, मेरे पेरेंट्स ने जब मेरा नाम निक नेम रखा राजू। अब ये 1968 की बात है। राजू आपको पता है ये तब काफी पॉपुलर नाम हुआ करता राजू। जी तो मुझे राजू नाम अच्छा लगता था। बड़े बड़े लोगों ने तखल्लुस रखे, जख्मी, जी बेगाना, ये मुझे लगा कि मेरा निकनेम मुझे अच्छा भी लगता है, तो मैं इसी को राजेश्वर सिंह राजू ही रखूंगा, बैठ रहा निकनेम है जी। जिसको मैंने तखल्लुस ही बना दिया बाद में। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। मुझे अच्छा लगता था राजू नाम। बहुत अच्छा। वो एक मूवी भी आई थी, राजू बन गया जेंटलमैन। बन गए तो जेंटलमैन। वो बनी गए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने पहली कहानी की तो बात की कि कैसे जी छपी, पत्रिका बताई आपने। आपकी क्रिएटिव जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, और पहला है जी ये जी। कब शुरू हुई? और दूसरा मैं जानना चाहूंगा, कहानी का तो आपने बता दिया कि पहली कहानी। मैं चाहूंगा कि पहला न्यूज़पेपर आर्टिकल आपने कब लिखा, कौन से क्लास में थे, या क्या कर रहे जी थे आप जब जो छपा था? सर, हैरानगी की बात यह है कि हमारे कॉलेज में मैगजीन निकला करती थी, साइंस कॉलेज में। आई नेवर पार्टिसिपेटेड। एक हेजिटेशन थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था।
लेकिन रेडियो मैं 12वीं पढ़ते हुए करने लगा था। आकाशवाणी युवानी सर्विस हुआ करता था तब। तो तब जम्मू में था, 12वीं मैंने जम्मू में की, रणवीर हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो 12वीं के दौरान मैं वहां पे जा स्टेशन में एज ट्रैवलर, तो मैं उनको बोलता, अब युवानी सर्विस युवाओं के लिए थी नेचुरल। तो एक्सपोजर वहां पे एज अ पोइट स्टार्ट हुआ। फिर मैंने गीतों वाली कहानियां बहुत लिखी वहां पे। तो क्रिएटिव जर्नी, अगर आप इसको माने कि थ्रू आकाशवाणी युवानी सर्विस जम्मू इनिशियली, तब न्यूज़पेपर में मैंने लिखा करता। जी। उसके बाद मैंने रेडियो के लिए युवानी सर्विस के लिए नाटक बहुत सारे लिखे, फिर एक्ट भी किया उनमें। 1989 में मेरी पहली तभी दीपिका में जो मैंने आपको बताया वो कहानी छपी, ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली 88-89 में। न्यूज़पेपर में सबसे पहला आर्टिकल 90 में छपा, डेली एक्सेलसियर में। ग्रेजुएशन करने के बाद मैं एमएससी कर रहा था मैथमेटिक्स प्राइवेट, साथ में फॉर्म वगैरह भर रहा था जॉब के लिए। तो 19 जुलाई में मेरा जॉब लगा, उससे पहले मैं नाटक में ज्यादा व्यस्त हो गया। मेरे एक दोस्त ही समझो, बड़े भाई समझो, अनूप खजूरिया थे रेडियो स्टेशन में टैक्स। तो उन्होंने, जब मैं उनके पास जाता था, उनके पास मेरी अच्छी ट्यूनिंग हुई उनके साथ। तो नाटक रेगुलर लिखा करता था, वो युवानी के इंचार्ज थे तब उन दिनों। उन्होंने कहा कि तुम बेकार बैठने से पहले, क्योंकि प्राइवेट कर रहे हो यही मैथमेटिक्स की एमएससी, तो ऐसे करो तुम नाटक ज्वाइन करो। डोगरी संस्था में 1990 में पहली बार मैंने कदम रखा नाटक करने के लिए। वो नाटक था दिन बार, नरेंद्र कुजूरिया जी की कहानी है। डोगरी संस्था इन कोलैबोरेशन विद रंग युग, शायद दीपक कुमार जी का वो निर्देशित नाटक था, उसमें मैंने एक्ट किया। तब मुझे शौक पड़ा कि जो मैंने नाटक किया उसकी रिपीट परफॉर्मेंस हुई अकेडमी में। पहले एनुअल ड्रामा फेस्टिवल में हुआ, उसके बाद रिपीट परफॉर्मेंस हुई रामनगर। तब मुझे शौक पड़ा कि मैं तो लिखता हूँ, तो मैं इंग्लिश में क्यों ना लिखूं इस पे, इसका रिव्यू। मुझे लगता है फर्स्ट जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा वो दिन बार का रिव्यू था, लेकर। उसके बाद मैंने एज आर्ट क्रिटिक लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं नाटक के साथ जुड़ गया था। रेगुलर आर्ट एज आर्ट क्रिटिक लिखना स्टार्ट किया। फिर डेली सेक्शन के बाद फिर रेगुलर डेली सेक्शन में लिखता रहा। टेली इमेजेस भी लिखा मैंने, वीकली कॉलम, आर्ट एंड कल्चर भी लिखा। तो फिर दैनिक कश्मीर टाइम भी आ गया, फिर डोगरी टाइम्स भी आ गया। इस तरह से धीरे धीरे फिर न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हुई। 1990 में मेरी जॉब लगी J&K बैंक में, तो मेरी पोस्टिंग हुई दिल्ली में। तब वहां पर क्योंकि अनूप जी वहां पे ट्रांसफर हो चुके थे डीडी में, दूरदर्शन में, तो उनकी जान पहचान में थे किरण कश्मीरी। उनकी बेटी सीमा किरण जी तब वीर अर्जुन में एडिटर थी। तो उनके माध्यम से फिर मैंने सांदे वीर अर्जुन और वीर अर्जुन जो नेशनल पेपर था उसमें लिखना शुरू किया। शुरुआत फिर वहीं पे कविताएं वगैरह लिखता रहा, तो उसके साथ ही फिर अलग अलग विषयों पे आर्टिकल्स वगैरह देता रहा। 1992 में मैं दोबारा जम्मू में मेरी ट्रांसफर हो गई, तो उसके बाद फिर रेगुलर मैं न्यूज़पेपर के लिए लिखना स्टार्ट किया। डेली सेक्टर तो कंटिन्यू कर ही रहा था, तो उसके साथ ही फिर अलग अलग न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखना आरंभ किया। बहुत बढ़िया सर। जी सर लेकिन हम अगले सवाल में जाने से पहले सर, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा सर, क्योंकि डोगरी कविता जब आपकी नहीं सुनेंगे सर, क्योंकि श्रोता भी और हम भी, तब तक आगे बढ़ने का सर मन नहीं होता, क्योंकि आपने इतना कुछ बता दिया अपनी जर्नी के बारे में और डोगरी के आपके प्यार के बारे में सर। तो एक कविता सर अगर हो सके सर तो प्लीज। जी जी, जी। मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। मरक्के। मरक्के होता है मुखौटे। मेरे आले दुआले अक्सर मंडलांदे, नेड़मे सरबंदे दा रोब जमांदे। मेरे आले दुआले अक्सर मंडलांदे, नेड़मे सरबंदे दा रोब जमांदे। मेरे अपने हैन भी जानी मी नहीं पता। मेरे आले दुआले अक्सर मंडलांदे, नेड़मे सरबंदे दा रोब जमांदे। मेरे अपने हैन भी जानी मी नहीं पता कि जे लोक अजकल हिरखै दी आड़ च नफरत दा बालन लगे न, ते मरक्खे च मुहांदरे छपैलन लगे न। जी बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर, बहुत ही डेप्थ है आपकी। मैं आपकी बुक्स भी मैंने पढ़ी सर, आपकी जी बुक्स में भी बहुत डेप्थ है सर, और आपकी कविताओं में भी सर उतनी ही डेप्थ है। सर हम ब्लेस्ड हैं कि आज आप जैसे एक कवि, एक नाटककार, एक साहित्यकार ने तवी टेल्स के एपिसोड 21 की शोभा बढ़ाई है सर। थैंक्स वंस अगेन सर। मेरे लिए ब्लेसिंग है सर। सर, सर आप तीनों भाषाओं में लिखते हैं सर,
डोगरी जी में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। जी ये तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं, डोगरी में आपको सबसे अधिक मजा आता होगा। लेकिन बिल्कुल। हर लैंग्वेज में लिखने का सर एक अलग एक्सपीरियंस है। जी जैसे जी डोगरी में लिखते हैं तो अलग एक्सपीरियंस है आपकी, उस टाइम पे मेंटल कंडीशन वुड बी सेपरेट, मच बिल्कुल। मोर ओरिएंटेड की जमीन से जुड़ी हुई। हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। सर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहता है? बिकॉज बहुत मुश्किल है सर तीनों लैंग्वेजेस में अपनी मनोस्थिति उसी हिसाब से बनाना। तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहता है सर तीनों लैंग्वेजेस में? बेसिकली मैं क्योंकि शॉर्ट स्टोरी लिखता रहा हूँ, रेडियो के लिए भी शॉर्ट स्टोरी ज्यादा लिखे, नाटक लिखे, तो फिक्शन पार्ट हो गया ज्यादा। इंग्लिश में मेरा ज्यादातर काम आर्ट एंड कल्चर को लेके है, विरासत पे, संस्कृति पे, उन पे राइटअप्स वगैरह लिखा करता था। तो हिंदी में भी ज्यादातर आर्टिकल वही लिखे, लेकिन हिंदी में मैंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। तो उसकी दो कलेक्शन पब्लिश भी हुई है, कह दो, और एक और है शब्दों की शतरंज। लेकिन डोगरी में मुझे कहानी लिखने में ज्यादा मजा आया, क्योंकि आपका परिवेश वैसा होता है ना, जी। आपके करेक्टर वैसे होते हैं, आपके आगे पीछे वो घूमते हैं करेक्टर, तो उनको अपने ऑब्जर्व करके लिखना होता है। मेरी कहानी में मैं जो समझता हूँ कि एक तो नाटकीयता तो रहनी चाहिए, तो कहानी लिखते हुए इन्वॉल्व होना बहुत आवश्यक है। कोई ऐसा करेक्टर होता है जिसमें आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाया करते हो, फिर उस करेक्टर के साथ आप अलग अलग करेक्टरों के साथ मिलते हो, तो कहानी बेसिकली बुनी जाती है फिर उस तरह से। कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होती हैं लाइफ में, वहां से आप बिल्ड अप करते हो एक आइडिया, जैसे नाटक में भी हम लोग करा करते हैं। तो मेरी ज्यादातर कोशिश ये रहती है कि अगर आप कोई ऐसा आइडिया उठाओ तो उसको फिर बिल्ड अप करो, लेकिन वो रियलिटी के साथ बिल्कुल जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी बातें नहीं लिख सकते जैसे हिंदी फिल्मों की कहानियां हुआ करती हैं, हैप्पी एंडिंग ये वो। तो मुझे लगता है कि एज अगर शॉर्ट स्टोरी राइटर मुझे थोड़ी बहुत अगर पहचान मिली भी है, तो उसका एक रीजन ये है कि मैंने कभी भी कहानी की कहानी को उस अंदाज से नहीं बयां किया कि जिसमें पाठक के लिए कुछ सोचने का रहे ही ना, आप ही सब कुछ पाठक को बता दो। कहानी चलनी चाहिए, कहानी में पाठक को आप साथ लेकर चलिए, लेकिन एक पॉइंट पे आकर पाठक को अकेला छोड़ भी दीजिए। फिर पाठक खुद ही डिसाइड करे कि अब उसके मन में, जब तक डोगरी का वर्ड है खोदल, जब तक उसके मन में खोदल नहीं पड़ेगी कहानी पढ़कर, कोई भी लिटरेरी पीस पढ़ते अगर खोदल नहीं पड़ती, तो मुझे नहीं लगता कि सक्सेस है राइटर की। क्योंकि हम लोग जिन लोगों के साहित्यिक जो यात्रा रही है लोगों की, उनके साहित्य जो उन्होंने सृजन किया, उसको गो थ्रू हमने किया, तो हम लोगों ने उन्हीं के लोगों को पढ़ा हुआ है, जो एक मतलब झकझोर दिया करते थे रीडर को, हम लोगों को। हम लोग मजबूर हो जाया करते थे कि क्या यार इसने एंड जो किया ऐसा भी हो सकता। तो देर आर सो मेनी डायमेंशन इन द इंक्लूडिंग लाइंस ऑफ एनी स्टोरी। तो उस डिफरेंट डायमेंशन, क्योंकि हर कैरेक्टर की अपनी एक त्रासदी है, मजबूरी है, तो आप किस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी लेके आगे बढ़ते हो। तो मुझे लगता है कि कहानी लिखने वालों को वो चीज थोड़ी दिमाग में रखनी चाहिए कि पाठक बहुत इंटेलिजेंट है। पाठक जब आपकी कहानी पढ़ता है, कोई भी लिटरेरी पीस पढ़ता है, तो वो अंदाजा लगा लेता है, वो ट्रेवल तो करता है आपकी स्टोरी के हिसाब से, फिर लास्ट में वो कहानी अपने हिसाब से बुना भी करता है। तो मुझे लगता है कि वास्तविकता के करीब जब तक आप कोई भी लिटरेरी पीस नहीं रखोगे, नाटक नहीं रखोगे, कहानी नहीं रखोगे, तो कनेक्ट नहीं कर पाते आप पाठक के साथ। जितना उसमें रियलिज्म होगा उतना बेटर बेटर कनेक्ट कर पाओगे। तो मेरा यही प्रयास रहता है। जितनी भी मेरी कहानी की किताबें छपी हैं, मेरी 5 किताबें डोगरी में छपी हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 2 हिंदी में है, तो बाकी उसमें कविताओं की हैं, या फिर नाटकों की 2 किताबें आई हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मेरी कहानियों के पात्र, उनसे आप फैमिलियर रहो, आपको लगना चाहिए कि आपके माहौल के आगे पीछे ही हैं, आपका परिवेश सेम है। आप यहाँ बैठकर किसी और प्रदेश की बात नहीं कर सकते, क्यों करनी है? अपने ही परिवेश में घूमिए, देयर आर सो मेनी आइडियाज, इतना कुछ है। कई बार लगता है सर कि जिंदगी कम है, वक्त की कमी है, और दिमाग में इतने आइडियाज हैं, और उनको पन्नों पे उतार पाना संभव नहीं हो पाता। तो टाइम वन बाय वन हर आइडिया को पन्नों पे उतारता हूँ, तो कहानियों की शेप में, या कविताओं की शेप में, या नाटक की शेप में। और राइट अप तो वो तो एक रेगुलर कंटिन्यूटी है। सर इसी के जी साथ एक जुड़ता हुआ वो है सर, आपने बहुत लोगों को जी प्रभावित किया बिकॉज आपका
स्टोरी राइटिंग आर्ट जो है वो, जैसे आपने बताया, इंक्विजिटिव है। कस्टमर जितना भी रीडर है वो पढ़ता है, सोचता है, और अंत में आपके साथ ही जाता है वो कि इसका अंत ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप उसको मजबूर करते हो सोचने में। सर, आपको किसने प्रभावित किया? डोगरी, अगर हम राइटर्स की बात करें जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो, उनकी लेखनी को आप मानते हैं कि ऐसी लेखनी अगर मैं शुरू हो जाए, आप ऑलरेडी सर बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अगर उसके बराबर की हो जाए तो शायद मेंटल सेटिस्फेक्शन और ज्यादा मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि श्रोता तो वैसे भी आपको बहुत पसंद करते हैं, बट आपको खुद को भी लगता है कि कई बार इंप्रूवमेंट का स्कोप अगर मैं उस राइटर की तरह डोगरी के लिए, तो पॉसिबली और बेटर हो। सर, वो कौन राइटर है सर डोगरी कैसे? सर, इम्प्रूवमेंट का तो स्कोप हर जगह होता है, यू कैनॉट बी परफेक्ट, क्योंकि हर कहानी में आपको शून्य से स्टार्ट होना है, हर कविता में शून्य से स्टार्ट होना है, हर नाटक में शून्य से स्टार्ट होना है, उसी को बिल्डअप करना है, हर बार नया जन्म है एज राइटर आपका। अनडाउटली मुझे डोगरी साहित्य में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वेद राही जी। मैंने जितना भी डोगरी साहित्य पढ़ा, मैं ये रिकमेंड करूंगा आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी, जिन्होंने उनका गर्भ जून नहीं पढ़ा नावल, तो वो डोगरी साहित्य को उसने पढ़ा ही नहीं। ये डोगरी छोड़िए सर, फिर वो साहित्य का जो लेवल है बेसिकली वेद राही जी का, वो सिर्फ रीजनल नहीं है, वो नेशनल नहीं है, वो इंटरनेशनल है। हम अगर ये कहते हैं कि मैंने गोरकी के नावल पढ़े हैं, मैंने अगर देखिए गुलशन नंदा भी पढ़ा, तो दूसरी तरफ जो जिनको हम वो कहते हैं कि स्थापित साहित्यकार हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, उनको भी पढ़ा। लेकिन बिना शक गर्भ जून एक ऐसा नावल है, उपन्यास है डोगरी का, हम सभी डोगरों को वह उपन्यास पढ़ना चाहिए, अपने पुराने मोहल्ले के बारे में जानने के लिए, अपनी उन दिनों की पॉलिटिक्स को जानने के लिए। और एक जो शिफ्ट ओवर हुआ था, आप रूलिंग क्लास से सेकंड सिटीजन आ गए, उसको अगर आपने करीब से जानना है, वो त्रासदी उस समय की, शासक से मतलब अब नौकर मैं कहूंगा, उस तरह से व्यवहार किया जाता रहा है पुराने वर्षों में। जब नया नया राजशाही खत्म हुई, डेमोक्रेसी के नाम पे कश्मीर की हुकूमत स्टार्ट हो गई, तो वो दौर का जो एक त्रासदी है करेक्टर में भी, उससे आप बिल्कुल अपने पास पाएंगे, और ऐसा लगेगा कि आप उसी जमाने में हैं, वही चीजें भुगत रहे हैं। अनडोटली वेद राही जी। मैं आप एक और बात शेयर कर दूं कि उनका जो ललदद है, ललदद बेसिकली कश्मीरी करेक्टर है। ललदद की वाक बहुत मशहूर है, हिस्टोरिकल है, ललदद को माना जाता है वहां पे। लेकिन ललदद का जो उपन्यास लिखा वो वेद राही जी ने लिखा। वेद राही जी का लिखा हुआ उपन्यास इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ, ललदद 5-6 पे तो उनको ट्रांसलेशन अवार्ड मिले। उनको फिल्म मेकर के तौर पर सभी जानते हैं, एक डोगरी साहित्यकार के तौर पर भी जानते हैं, हिंदी में भी उन्होंने काफी लिखा। लेकिन गर्भ जून एक मील पत्थर है, हम सभी को पढ़ना चाहिए। मुझे डोगरी में लिखने के लिए, डोगरी में साहित्य के प्रति रुझान पैदा करने के लिए मेरे लिए प्रेरणा स्रोत वेद राही जी हैं, तो उनके गर्भ जून ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और मुझे लगता है कि उन जैसा, गर्भ जून जैसा ना तो नावल दोबारा लिखा जा सकता है। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं कि आप उसमें फिर कोई अलग से कोई आइडियाज डेवलप करें, उन्होंने सारा समेट कर रख दिया है, पुरानी जम्मू सिटी को, मोहल्लों को, करेक्टर्स को, जो पात्र हैं उनके, तो पूरा जम्मू उसमें नजर आता है। और जम्मू के साथ है, जम्मू का जो थोड़ा सा फिर रहता है एक टीस जो मन में उभरती है, वो भी उसके थ्रू आप क्लोजली पाते हो उसमें, तो सोचने को मजबूर भी करता है। मुझे इसीलिए वेद राय जी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वेद राय जी की कोई भी रचना हो वो आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। और सबसे ज्यादा मैं इसमें अगर अपनी राइटिंग में क्रेडिट दूं कि मैं क्यों एकदम से एंड वैसा करने लगा, तो उसमें मुश्ताक काक जी का नाम लेना बहुत जरूरी है। स्वर्गीय मुश्ताक काक जी मेरे गुरु रहे हैं, क्योंकि थिएटर मैंने उन्हीं के साथ किया ज्यादातर। जब मैं उनके लिए नाटक लिखा करता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि नाटक चलता रहता है, रवानगी में चलता रहता है, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन नाटक ऐसे पॉइंट पे खत्म होना चाहिए कि लोग कई दिनों तक फिर उसको याद भी रखें। तो जो एडिटिंग है बेसिकली साहित्य में एडिटिंग, वो मुझे मुश्ताक जी ने सुनाया, क्योंकि मुश्ताक जी खुद मेरे लिखे हुए एडिट करते थे, उसको बोलते यहाँ स्टॉप कर। मैं आपके साथ सर एक शेयर करूंगा बात की, जम्मू दूरदर्शन नया नया बना था,
तो जम्मू दूरदर्शन पे जो मुझे लगता है फर्स्ट सीरियल जो है, छोटे छोटे जो 10-10 15 मिनट के वो छोड़ दीजिए, जो एक सीरियल है वो मेरा लिखा हुआ था, एक जर्नलिस्ट की मौत। 6 एपिसोड का सीरियल था वो, बड़ा खूबसूरत लिखा गया, और उसको मुश्ताक कागजी ने डायरेक्ट किया। उन्होंने लास्ट में क्या किया कि जैसे जर्नलिस्ट की मौत हो जाती है लास्ट एपिसोड में, तो डेड बॉडी नहीं है वहां पे, वो चाक के साथ एक फिगर बनी हुई है, आकृति बनी है, वहीं पे जाके वो एंड होता है। वो कहते हैं कुछ चीजें जो है वो दर्शकों पे छोड़ देनी चाहिए। अब ये ज्यादातर क्या होता है कि डेड बॉडी ब्लड में लगी ऐसी बुरी हालत है, वो सब कुछ पीछे हो चुका है, जो फॉलो कर रहे हैं उसको मारने के लिए हथियार लेके भाग रहे हैं, उसको मार भी रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा अब तो ब्लड शेड दिखाने की जरूरत नहीं। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि मुझे हिंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित किया धर्मवीर भारती जी ने। ओके। उनका लिखा हुआ नाटक जो है अंधा युग, उसका कोई मुकाबला नहीं। जैसे वेदराही जी का गर्भ जो है, तो मुझे वैसे लगता है कि हिंदी में अंधा युग, अंधा युग का मैं नाम इसलिए रहा हूं, एक तो मुझे हिंदी में लिखने के लिए बहुत प्रभावित किया धर्मवीर भारती जी ने। उसके साथ ही जब मैंने अंधा युग किया, तो यहाँ पे चर्चे थे कि अंधा युग को मुश्ताक का स्टेज पे कैसे दर्शाएगा, हैवी सेट्स होंगे, हैवी कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर्स, ये वो। अब यकीन मानो कि अब देखो क्रिएटिविटी कहाँ होती है, मुश्ताक से मैंने सीखा, जो मैंने साहित्य में यूज किया। पूरा हाल है, हाल में वक्त को दिखाना है, वक्त का थर्मोकोल का पहिया बना के स्टेज के सेंटर में लगा हुआ है। वहां से रेड कलर की एक चादर फेंकी गई नीचे, जो हाल में फेंकी गई, वहां से निकली हाल में फेंके, दैट ब्लड शेड टोटली। अब ये सिंबॉलिक है कि ब्लड शेड है, जो भी वो कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया सर। जो भी एंटर कर रहा है, चाहे कैरेक्टर हो या दर्शक हो, वो कुरुक्षेत्र में एंटर कर रहे हैं। मुश्ताक ने मुझे कहा कि देखना राजू, कल न्यूज़पेपर वाले जो लिखेंगे वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले मुझे ये पूछेंगे कि ये क्या है। जम्मू की मैं तब आर्ट क्रिटिसिज्म की बात कर रहा हूँ। बाकी लोगों ने पूछा, जो न्यूज़पेपर में लिखा करते थे उन दिनों, उन्होंने कहा कि ये क्या है, आपने क्या दिखाया। उसने फिर बोला है कि ये हाल ही पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान है, रेड जो चादर है दैट इज ब्लड, समय चढ़ रहा है ऊपर। अब देखो उसने नाटक को छोड़ा कहाँ पे, कृष्ण की एंट्री में छोड़ दिया। आधा नाटक में पेंडिंग था, कहता है नाटक यहाँ खत्म हो जाता है जब कृष्ण एडमिट करते हैं कि जो कुछ भी किया मैंने, अंधा युग। तो वहां से सर मैंने एडिटिंग सीखी, नाटक की भी, जो भी साहित्य सृजन किया वहां पे भी, क्योंकि एडिटिंग बहुत मस्ट है फिक्शन में खासकर। जी। राजेश्वर जी, डोगरी साहित्य की बात कंटिन्यू रखते हैं। तो जी। आपने काफी समय से डोगरी लिटरेचर को इवॉल्व होते देखा है। तो अभी लेटेस्ट आपको डोगरी साहित्य में पिछले कुछ सालों में क्या नए ट्रेंड्स आपको देखने को मिले हैं? अभी लेटेस्ट क्या आया है डोगरी साहित्य में? तो देखिए, अगर हम पुराने साहित्य की बात करें, नो डाउट बहुत अच्छा लिखा गया। शुरुआती दौर का हमारा 100 साल पुराना भी रिटर्न लिटरेचर नहीं है। मौखिक साहित्य तो बहुत पुराना होगा, लेकिन रिटर्न लिटरेचर की एज अभी 82-83 ईयर्स है। उसके बावजूद भी जो कहानियां लिखी गई, कविताएं लिखी गई, वो इंडिया में किसी भी रीजनल लैंग्वेज में लिखी गई कविताओं कहानियों के बराबर जाती हैं। अब ये अतीत की बात होगी, वर्तमान में लिखा जा रहा है। लेकिन वर्तमान में आपको पता है एंटरटेनमेंट के मीडियम अलग हो गए हैं। अब लोगों का रुझान अब लिटरेचर पढ़ने की तरफ ऐसा नहीं है। अब इंटरनेट इतना विशाल हो चुका है कि आप गूगल में कोई भी चीज डालो, वो पता चलता है कि आपने कहाँ से कॉपी किया हुआ है। तो आज के राइटर को बड़ा सोच समझ के लिखना पड़ेगा, उसका ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पुराने आइडिया जो कॉपी किए गए ऐसा नहीं है, लेकिन आज के राइटर को लिए थोड़ा टफ है, क्योंकि उसको थोड़ा सजग होकर लिखना पड़ेगा। और डोगरी में अच्छा लिखा जा रहा है, उसमें क्रेडिट जाता है साहित्य अकादमी को भी, क्योंकि साहित्य अकादमी के 4 अवार्ड आते हैं ईयरली, मेन अवार्ड, बच्चों का अवार्ड, ट्रांसलेशन अवार्ड, तो युवा अवार्ड। तो वो एक बूस्ट मिलता है राइटर को लिखने के लिए। किताबें रेगुलर छप रही हैं सब। मैं वह इंसान नहीं हूं जैसे सो कॉल्ड थिंक टैंक है, डोगरी के प्रमोशन को लेके ज्यादा अलर्ट होने की कोशिश में लगे रहते हैं, या अपनी बात अलग अलग मंचों पे बड़े वोकल होकर रखते हैं।
तो लेकिन उनमें एक बात बहुत अखरती है मुझे बार बार, कि वो बार बार ये कहते हैं कि डोगरी का भविष्य अंधकारमय है। अरे डोगरी का भविष्य अभी तो एग्जैक्टली। उजाले की तरफ जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखिए कितना ज्यादा बूस्ट मिल रहा है, किताबें मैक्सिमम पब्लिश हो रही हैं। चाहे उसमें एक रीजन ये भी हो कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार लेना है, लेकिन राइटर अपनी तरफ से तो प्रयास कर रहे हैं। अब जितना ज्यादा लिटरेचर होगा उसमें खंगाला जाएगा ना सर, उसमें जो अच्छा होगा सर्वाइव करेगा, वरना रह जाएगा। डोगरी में अच्छा लिखा जा रहा है, लेकिन हमें जो सो का थिंक टैंक है उससे थोड़ा बच के रहना चाहिए और काम करने पे ध्यान देना चाहिए। खाली नारेबाजी से कुछ नहीं होता है। जैसे आप सर डॉक्टर हैं, अजय सर हैं, मतलब इतना बिजी शेड्यूल के बावजूद भी अगर काम कर रहे हैं, जैसे आप हिंदी में काम कर रहे हैं, लेकिन हिंदी के थ्रू आप बात तो अस्तित्व की कर रहे हैं सर। अब कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि देखिए डोगरी वाले होकर भी आप ज्यादा प्रमोट करते हो, हिंदी के कार्यक्रम करते हो। अरे हिंदी में कार्यक्रम कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन प्रमोट किसको कर रहे हैं? डोगरी को, अपने अस्तित्व को। अगर जैसे आपका पॉडकास्ट अब ये हिंदी में है, तो डिफरेंट लैंग्वेज को जानने वाले इसको सुन सकते हैं ना। अगर इसको लिमिटेड रखेंगे हम सिर्फ डोगरी में, तो हमारा दायरा छोटा हो जाएगा। अपने संस्कृति, अपनी भाषा में लिखे हुए साहित्य, अपनी विरासत को अगर आपने वाकई प्रचार देना है, उसको सहेजना है, तो फिर अलग भाषाओं का भी माध्यम बनना पड़ेगा, उसका प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारे आज का डोगरी राइटर बखूबी जानता है करना। उसका लिखा हुआ अलग अलग भाषाओं में अब ट्रांसलेट भी हो रहा है, तो डोगरी परिवेश दूर तक पहुंच रहा है। और ये लोग जान चुके हैं कि अब अगर आपको डोगरी में लिखना है, तो डोगरी में ही नहीं लिखना है, डोगरी का बाद में ट्रांसलेट होकर वो अलग लैंग्वेज में भी जाएगा, भाषाओं में भी जाएगा। तो उससे आपको अपने परिवेश में लिखना है, जिससे डोगरी तो वो महसूस भी होगा, डुग्गर कल्चर नजर भी आना चाहिए। मुझे लगता है कि आज का राइटर थोड़ा सजग है उस मायने में। मैं हो सकता है थोड़ा साइड ले रहा हूँ लड़कों की या नई पीढ़ी की, लेकिन वाकई उन पे होप्स है, उनकी उम्मीद है, और वो अच्छा लिख रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इतना बुरा भी लिख रहे हैं। तो अलग अलग अब विषय भी हैं, अब ये नहीं है कि आप सिर्फ शोषण पे लिख रहे हो। हमारा आप डोगरी साहित्य पुराना देखोगे तो उसमें सिर्फ शोषण ज्यादा प्रभावी रहा है विषय, लेकिन अब आंचलिकता तो है ही है। अब वैश्विक की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन पे साहित्य लिखा जा रहा है। ये अचीवमेंट है डोगरी की, कि डोगरी राइटर अब इतना अवेयर हो चुका है, जिसको यूक्रेन का पता है क्या चल रहा है, उसको अमेरिका का पता है, उसको चाइना का पता है। उसकी कहानी में कहीं ना कहीं गबलान आता है, उसकी कहानी में पड़ोसी देशों की गेम्स आती हैं, जो साजिशें आती हैं। तो अब वो सिर्फ शोषण पे ही केंद्रित नहीं है। तो इस पर मैं अचीवमेंट मांगूंगा कि अलग अलग विषय अब मिल रहे हैं डुग्गर प्रदेश के डोगरी साहित्य में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और अभी हमारे पॉडकास्ट में किसी ने बहुत अच्छा बोला कि बिल्कुल आपके ही वर्ड्स एको किए हैं कि ये डोगरी का रेनेसा है। अभी जी डोगरी का जो उत्थान शुरू हुआ है वो अब शुरू हुआ है। उससे बिल्कुल पहले तो खाली डोगरी जो थी वो मैनेज कर रही थी ऑन ट्रैक पे आने के लिए, बिकॉज कई बिल्कुल रीजंस जो आपने हाईलाइट भी किए कि डोगरी को उतनी मान्यता मिली नहीं थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि डोगरी जितने लोग डोगरी के बारे में लिख रहे हैं, डोगरी के बारे में बात कर रहे हैं, इवन तो युवा वो भी कह रहे हैं कि अगर हमें जीवित रहना है, अगर लंबे समय तक, तो कहीं ना कहीं भाषा का जीवित रहना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत आपने ठीक बात की है कि अभी डोगरी का, वो कहते हैं ना, ये अब हमारा टाइम शुरू हुआ है, तो हमारा टाइम आ चुका है डोगरी का और डुग्गर का। उसके साथ मैं एक चीज ये पूछना चाहता हूँ द लाइटर साइड। जी। आप इतना कुछ लिखा है आपने, हम्म। इतनी सारी क्रिएटिव एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? कोई आप राइटिंग का रूटीन रखते हैं कि आज जैसे हम कहते हैं ना कि गर्मियों में पानी का शेड्यूल होता है, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं कि हर आधे घंटे बाद ही गला नहीं सूखना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो क्या आपका भी कोई शेड्यूल है कि सुबह 4 से 5 या इवनिंग में 9 से 10 बजे कोई ना कोई समर्पण करना है भाषा की तरफ? तो कोई फॉलो करते हैं आप रूटीन राइटिंग के लिए? पर ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि मैं बैंक में काम करता हूँ, टाइम की किल्लत रहती होगी, लेकिन आजकल आपको पता है सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहती है, जी जी। संडे को छुट्टी रहती है, बीच में भी कोई हॉलीडे आ जाता है। तो आप जैसे आपने कहानी स्टार्ट की, शुरुआत आप किसी भी समय कर लो, लेकिन जब तक कंप्लीट नहीं होगी वो आपको सोने नहीं देगी, फिर चाहे रात के 2 बजे 3 बजे। तो मैं ज्यादातर क्या करता हूँ सर, कि थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं थोड़ी देर कविता लिख रहा हूँ, कविताओं पर कंसंट्रेट करूंगा। फिर आपको पता है लगातार एक चीज लिखने से आदमी थोड़ा उकता भी जाता है, फिर थोड़ा सा ना, चाहे जितना मर्जी लिख। उसके बाद मैं थोड़ा
डाइवर्ट करता हूँ कहानी की तरफ। तो राइटअप तो मुझे लिखनी है वो न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए, तो वो एक कलेक्शन बनती जाती है। पर्टिकुलर टाइम नहीं है सर, लेकिन क्योंकि फिर अगर आपने लिखना है तो फिर आप घर आके अपने सीरियल नहीं देखने हैं, आपने न्यूज चैनल ज्यादा नहीं देखने हैं, आपने घर आना रिलैक्स करना है, थोड़ा सा फैमिली के साथ बैठना है। कम से कम अगर 9 बजे भी आप बैठते हैं तो 11 बजे तक 2 घंटे बहुत होते हैं। फिर सुबह उठ जाइए 6 से 8 बजे तक लिखे तो 4 घंटे मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि एज बैंकर भी या जो बड़े बिजी लाइफ में है, 4 घंटे तो नहीं है सर। कितने भी घर पहुंचता हो आदमी 7 बजे मैक्सिमम, 8 बजे तक रहो, 9 बजे तक रहो खाना वाना खाने को, 9 से 11। उसके बाद 6 बजे कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि 3 बजे उठ जाओ 4 बजे उठ जाओ, 6 बजे के बाद। लेकिन जब आपको कुछ चीजें एज पर प्रोजेक्ट जल्दी करनी होती है, फिर आपको थोड़ा लेट सिटिंग भी चाहिए, फिर 12, 1, 2, जब तक आपका मन करे आप लिखते हो। जैसे आपका ट्रांसलेशन का एक प्रोजेक्ट था मेरा असम गवर्नमेंट का, लाचित बरफुकन। सर मैं यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हमारे जोरावर सिंह जी, जी उन पे रिसर्च नहीं हुई, लेकिन बाहर की स्टेट से कितनी पर्टिकुलर है अपने हीरोज के लिए। वहां पे उसी तरह से जैसे जोरावर सिंह यहाँ पे थे, वहां लाचित बरफुकन हुए। ही वॉज ओनली पर्सन जिसके कारण मुगल कभी भी असम को अपनी कस्टडी में नहीं ले सके, लगातार वार हुए। तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदरणीय हेमंत कुमार बिस्वा जी, हेमंत विश्व शर्मा जी, उन्होंने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि ऑल एक्नॉलेज लैंग्वेजेस ऑफ 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितनी है, उसमें वो ट्रांसलेशन होगा लाचित बरफुकन फ्रॉम इंग्लिश टू अदर रीजनल लैंग्वेज। तो इस प्रोजेक्ट के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि हम लोगों को भी अपने हीरोज की तरफ थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। तो उन दिनों जब वो प्रोजेक्ट था, विद इन 2 to 3 मंथ्स उसको कंप्लीट करना हर हालत में। फिर लेट सिटिंग भी थी, फिर कोई टाइम टेबल नहीं है। फिर हो सकता है सुबह छुट्टी वाले दिन सुबह फिर नहाया भी नहीं, फिर सुबह नहीं जाओ तो हाथ भी कांपने लगते हैं। तो लिखते गए फिर डोगरी में एक्चुअली आपको लिखना है, उसको टाइप भी करवाना है। आजकल तो अगर लेखन करना चाहते हो तो आपको लैपटॉप है, डायरेक्ट आप इंग्लिश पे जाते हो, आप प्रूफ भी नहीं पढ़ने आपने, उसके बाद खुद ही पढ़ना है। अगर आप हिंदी में हो तो मोबाइल ऐप के थ्रू आप टाइप करते हो, बोल के ही वॉइस के थ्रू टाइप कर जाते हो, तो एडिट खुद करते हो तो ईजी हो जाता है। डोगरी में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि आपने इसको टाइप करवाना है, तो 2-3 बार उसके प्रूफ भी पढ़ने हैं। तो टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल वही है सर, अगर आप डोनेट करना चाहो, डोनेट डिवोट करना चाहे तो शाम को 2 घंटे, अर्ली मॉर्निंग 2 घंटे। बिल्कुल ठीक कह ये रहे हैं अपना आप। मेडिटेशन भी है, मेडिटेशन मेडिटेशन भी है। है। और आपने ना एक बहुत ही एक पर्टिनेंट आपने पॉइंट उठाया है, जो शायद मैं और डॉक्टर विकास काफी बार डिस्कस करते रहते हैं। बहुत कंजूस हैं अपने हीरोज को सेलिब्रेट करने में, चाहे वो बिल्कुल। जोरावर सिंह हो। मैं कई बार ना इतना सर मैं इतना सफोकेट महसूस करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि महाराजा जो राजा रंजीत देव हैं, उनकी एक भी जी मूर्ति नहीं है जम्मू में। जिन्होंने सारे के सारे जम्मू को एकजुट किया था, हिल स्टेट्स को इकट्ठा किया था, राजा रंजीत देव, राजा मलदेव, इनकी एक भी बिल्कुल। कहीं पे मूर्ति नहीं है। कहीं पे भी हिस्ट्री की बुक्स में, जो लोकल हिस्ट्री की बुक्स में, कोई नहीं इनके ऊपर लिखता। तो आपने बिल्कुल सर ठीक। मैं वही जी मैं आपसे वही बात करना चाहता हूँ। देखिए सर, ये शोध का विषय है बेसिकली। हमारे जम्मू यूनिवर्सिटी में जो शोध होता है 5 साल लगते हैं पीएचडी करने में। करते क्या है वो, कभी आप उनको स्टडी कीजिएगा। 2 दशक का कहानी, 2 दशक की कविता, शुरुआती दौर की कविता, ये रिसर्च किताब पे क्या क्या 10 किताबें आपने इकट्ठी की और थीसिस लिख डाली। और रिसर्च की आपकी बात बिल्कुल सही है, रिसर्च का टॉपिक है राजा रंजीत देव जी के बारे में। और ये भी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या वाकई जम्बू लोचन जी थे, बाबू लोचन जी थे। ये बहुत सर, पिछले दिनों मुझे एक ऑफर आई कि मैंने ओपेरा लिखना था जम्मू पे। तो जम्मू की हिस्ट्री चाहिए ना ओपेरा लिखने के लिए, बिल्कुल। कितना डोगरी फोक उसमें यूज करोगे। लेकिन आपके पास जो रिटर्न फॉर्म है, डुग्गर प्रदेश की हिस्ट्री है ही नहीं। हम बचपन से ये देखते हैं, सुनते आए हैं कि जम्बू लोचन जी ने जहाँ पे शेरू बकरी को पानी पीते हुए देखा। अरे ऐसी कहानियां तो बहुत जगह पे हैं, हर रीजन में है। लेकिन उनके बारे में विस्तार से और भी तो होना चाहिए। वो रिसर्च कौन करेगा? जैसे आप जॉब करते हैं, विकास सर जॉब करते हैं, मैं जॉब का, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि हम रेफरेंस के तौर पे इसको थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं। जिन लोगों की लाइफ इस पे डिपेंडेंट है, जिन्होंने पीएचडी करनी है, उनके विषय एक क्यों डिसाइड नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ अगर लाचित बरफुकन पे बहुत कम मटेरियल था,
तो एक प्रोजेक्ट दिया गया ना डॉक्टर अनूप कुमार दत्ता जी को, इस पद्मश्री, उन्होंने लिखा पूरा कलेक्शन करके, आज लाचर बरफुकन वर्ल्ड में उनकी बुक्स गई है। तो जोरावर सिंह जी के लिखा हुआ जितना भी है उसको सहेजिए ना। बिल्कुल। अब ले जाइए वहां पे, आप जोरावर सिंह जी का किला देखिए, मतलब उससे गर्व महसूस होता है। जब हम जाते हैं हम सांस नहीं ले पाते, हमें क्वारंटाइन किया जाता है 24 घंटे 48 घंटे, हैबिचुअल हो जाओ पहले। तो वो यहाँ से इतने टफ वेदर में तिब्बत तक गए। क्या हमें नहीं चाहिए कि हम इन लोगों को थोड़ा सा वो सहेज कर रखें इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, लिटरेचर, वरना ये फिर लोक कथा बन के रह जाएगी कि एक होते थे। बिल्कुल। बिल्कुल मैं सहमत हूँ सच की कमी है, बहुत कमी। जी जी, आपकी इस एस्पेक्ट से मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आपने उठाया है। ये जो रिसर्च वर्क होता है क्या होना चाहिए, और जहां हिमंत विश्वा शर्मा जी ने ये रियलाइज किया कि उनके हीरोज पे रिसर्च नहीं हुई है, तो मुझे लगता है जम्मू को अभी भी हिमंत विश्वा शर्मा जैसे विजनरी लीडर्स की अभी भी दरकार है। वो उनको नहीं मिल पाए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हम जिनको चुन के भेजते हैं उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हो जाती हैं। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे भी बैठते हैं, प्रधानमंत्री के साथ भी बैठते हैं कुछ लोग, 10 साल से 11वें साल में है, लेकिन इन चीजों को वो अभी तक नहीं रियलाइज कर पाए कि उनको एक मौका मिला है कि डोगरा और डुगर हीरोज को उस लेवल पे प्रोजेक्ट, बातें तो इसरो की चंद्रयान की भी होती है, लेकिन कभी एक डोगरा हीरोज की भी बात हो जाए तो हमें भी तसल्ली हो। तो हमारी भी बदकिस्मती है कि हम लोग जब पोस्ट कोई मिलती है या कोई पोजीशन मिलती है तो हम भी अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी आपने ये बात रखी, और मुझे लगता है कि ये एक इस पॉडकास्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है, ये कि हमें अपने हीरोज पे रिसर्च वर्क करना चाहिए। जो पीएचडी के टॉपिक्स देते हैं, रिसर्च के टॉपिक्स देते हैं, उनको जनरल जोरावर सिंह या राजा जो हमारे रहे हैं जम्मू के, रंजीत देव उन जी। पर रंजीत देव जी, मलदेव जी, उन पे रिसर्च करनी चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये राजेश्वर जी पूछना चाहूंगा कि आपकी नजर में लिटरेचर और थिएटर का कितना रोल है डुग्गर की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, स्पेशली हमारी अगली जनरेशन के लिए, यूथ्स के लिए? सर ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि मैं डोगरी संस्था के साथ जुड़ा हुआ जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ये बेहतर बता सकता हूँ कि डोगरी संस्था की जो मूवमेंट रही है डोगरी भाषा को प्रमोट करने के लिए, उसे इज्जत मान दिलवाने के लिए, उसमें थिएटर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपने सुना ही होगा, एक सरपंच नाम का नाटक था जो पंडित दीनू भाई पंत जी ने लिखा। तब परेड में हुआ, पैंथल में हुआ, अलग अलग गांव में वो कम से कम 200 के करीब शो हुए। आपने जैसे लिटरेचर और थिएटर का आपस में सामंजस्य पूछा, तो पहले क्या होता था कि पहले नाटक होता था बड़े लेवल पे, बड़े लोग पार्टिसिपेट करते थे सरपंच नाटक में एज आर्टिस्ट, और देखने वाले भी बहुत ज्यादा तादाद में आया करते थे। नाटक के माध्यम से फिर मुशायरे होने लगे, नाटक के थ्रू आपको गैदरिंग मिल गई, उसके बाद जब गैदरिंग हो गई तो मुशायरे होने लगे। तो मुशायरों में फिर जान फूंक दिया करते थे डोगरी के नामवर जितने भी हमारे पोइट्स हैं, लोक कवि, जन कवि, पंडित दीनू भाई पंत, उसमें तारा स्मैलपुरी, अलग अलग कितने के नाम मैं लूं। तो थिएटर का और लिटरेचर का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये इस बात से भी प्रमाणित हो जाता है कि डोगरी की मूवमेंट में सरपंच नाटक ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तो उसके साथ ही लिटरेचर को भी बढ़ावा मिला फिर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। अ, सर, ये जब आपको साहित्य अकेडमी बाल साहित्य अवार्ड मिला, बहुत ही प्रेस्टिजियस जी। अवार्ड है, उस मोमेंट को आप कैसे याद करते हैं? मतलब क्या फीलिंग थी उस टाइम पे जब आपको ये अवार्ड मिला? वो सर एक बार हम सुनना चाहते हैं। मतलब उसमें आप ये समझे, एट सेवंथ हेवन, मतलब आप ऐसी जगह पहुंच जाते हो कि आप विश्वास नहीं कर पाते अपने आप पे कि जब आपकी होर्डिंग लगी होती है, आप मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आए होते हैं, सारे प्रेस्टिजियस लोग हैं, सारे मतलब बड़े बड़े लोग हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं सारे। तो वह उनके साथ मिलना, उनके साथ ही आपका जो होर्डिंग पे फोटोग्राफ लगा हुआ है, वो अलग ही फील है, कैनॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। मतलब वो अंदर से जो फील आती है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते। ऐसा हम मुहावरा भी इस्तेमाल करते हैं लिटरेचर में भी, जो चीज
बुलंदियों पर होती है, हैप्पीनेस का पीक है, शीर्ष है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो एक गर्व भी महसूस होता है कि डोगरी को वो मुकाम मिला कि हम बंगला वालों के साथ बैठे। बंगला लिटरेचर आपको पता है बहुत ज्यादा आगे पहुंचा हुआ है, गुजराती लिटरेचर है, हिंदी वालों के साथ बैठे हुए हैं। तो उनके साथ डाइस शेयर करना, उनके साथ हर मोमेंट शेयर करना और अपनी बात रखना फिर, क्योंकि साहित्य अकादमी में अवार्डीज को नेक्स्ट डे अपनी बात रखनी भी होती है। तो जी जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमें मौका मिलता है अपनी कल्चर को, अपनी विरासत को प्रमोट करने का भी। तो एक अंदर से जो फीलिंग आती है, कंटेंट, मतलब कह सकता हूँ मैं उसके, एक सेटिस्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। लेकिन उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है फिर कि अगर आप उसके बाद जो लिखोगे उससे और बढ़िया होना चाहिए, उसमें वो और समेटना पड़ेगा आपको अपना कल्चर, लिटरेचर। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे विकास सर ने पूछा कि थिएटर और उसका लिटरेचर का आपस में संबंध। हमारे जम्मू में कितने लोग थिएटर कर रहे हैं, बहुत सारे। वो कब जागते हैं? जब एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है। तो थिएटर में कौन से प्लेस करते हैं? हिंदी के प्लेस करते हैं। मोहन राकेश, शंकर शेष, बादल सरकार, अरे बहुत अच्छे राइटर हैं, अनडाउटली अच्छे राइटर हैं, उनको करना भी चाहिए। लेकिन आपका क्या लोकल राइटर के प्रति कोई जिम्मेवारी नहीं, एकेडमी की कोई जिम्मेवारी नहीं। आप यहाँ बैठ के वो नाटक कर रहे हो जो हजारों शोज हो चुके हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सत्य है। आप उन्हीं नाटकों के रिव्यू पढ़ते हो, उन्हीं के फोटोग्राफ देखते हो, उसी तरह से आप कंपोजिशन बनाते हो और अपनी क्रिएटिविटी के तौर पर परोसते हो जम्मू के दर्शक को। अब जब यहाँ से जिसने भी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अपना मुकाम बनाया, उसे डोगरी में नाटक किया। जैसे बलवंत जी ने किया नाटक, तो उसने डोगरी, उन्होंने डोगरी में नाटक किया ना। डोगरी को थिएटर के थ्रू प्रमोशन भी मिली, लिटरेचर को भी प्रमोशन मिली, फोक फॉर्म्स को भी प्रमोशन मिली। तो फोक संगीत जितना भी है, फोक लोर, फोक म्यूजिक, क्राफ्ट, सभी को प्रमोशन मिला थिएटर के माध्यम से। तो थिएटर, मैं तो यही एडवाइस नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी यहाँ पे कल्चरल ग्रुप्स हैं, जो वाकई डोगरी लिटरेचर की सेवा करना चाहते हैं, अगर समझें वो, तो उनको डोगरी में लिखे हुए नाटक ही करने चाहिए। उससे उनका ही रुतबा बढ़ेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल रहेगा, वो किसी की कॉपी नहीं होगी। तो एक दायित्व जो आप पे बनता है एज रंगकर्मी, वो भी पूरा कर पाएंगे। और थिएटर और लिटरेचर के साथ सामंजस्य भी बना रहेगा, क्योंकि थिएटर वो फॉर्म है लिटरेचर की जिसके थ्रू म्यूजिक, डांस, क्राफ्ट, जितना भी कुछ रिलेटेड है, टूल्स हैं और साहित्य, वो प्रमोट होता है। ये बहुत बढ़िया मैसेज है। बहुत अच्छा मैसेज एक और आपकी ओर से आया है लिटरेचर को लेके, और खासकर डोगरी नाटक के लिए। हमें लगता है ये सुना जाएगा और फॉलो किया जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। राजेश्वर जी, आपकी जो जीवन यात्रा है, जैसे 1968 में शुरू हुई, तब रेडियो का युग था। अब हम 2025 में हैं तो डिजिटल मीडियम आ चुके हैं। तो आपने प्रिंट, रेडियो, टीवी, थिएटर और अब डिजिटल मीडियम सब में काम किया है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में स्टोरी टेलिंग जो है वो कितनी बदलेगी, उसका क्या तरीका बदल जाएगा? सर, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कोई भी हो, लेकिन मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि जब 2013 में मेरी पहली किताब पब्लिश हुई, खोदल, जिसपे मुझे रामनाथ शास्त्री मेमोरियल अवार्ड भी मिला, तब एनडी जवाल, पद्म श्री एनडी जवाल जी ने मुझे कहा था कि आज आपने एंटर किया है एज राइटर, राइटर क्लब में। जब तक आपके पास रिटर्न में बुक नहीं है, आप जितना मर्जी छप जाओ, जितना मर्जी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बोल लो, कहानियां बोल लो, कविताएं बोल लो, एक संकलन होना बहुत आवश्यक है। कविताओं का हो, कहानियों का हो, उपन्यास हो, निबंध हो, प्रिंट फॉर्म आपको राइटर बनाते हैं और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी ले भी जाता है। डिजिटल मीडियम के थ्रू आप जा सकते हो, आपका कैनवस बड़ा हो जाता है, विस्तृत रूप में जा सकते हो। आप जाइए, नए नए जो आविष्कार हो रहे हैं साइंस के, उन्हें अडॉप्ट भी करना चाहिए। हम लोग भी कर रहे हैं, हम लोग गोष्ठियां करते हैं, कहानी गोष्ठी करते हैं, उसके थ्रू अपनी कहानियां भी पेश करते हैं। लेकिन प्रिंट फॉर्म में आपका प्रकाशित होना और बुक फॉर्म में बहुत आवश्यक है। हर राइटर को किताब में अपना संकलन रखना चाहिए,
कभी यार आप देखते हो ना अपनी किताबें, तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होता है। आप वीडियो बार बार नहीं देखते हैं, आप अपने सामने अपने सिरहाने के में रखिए किताब अपनी ही, तो आपको, जैसे आपने बोला, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, कुछ और करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे लगता है बाकी जितने भी मीडियम्स हैं, रेडियो आपने सुना, कितने नाटक मैंने लिखे, लेकिन मेरे पास एक भी अब रिकॉर्ड नहीं है। वो इन एयर ही गए फिर। अगर उनके पास रिकॉर्ड होगा तो रिपीट होंगे। किताब कम से कम मेरे पास है, बांट के भी मेरे पास है। तो मुझे लगता है कि आवश्यक है कि जो भी राइटर है, किताब जरूर प्रकाशित करवाइए। चाहे ये अलग बात है कि पाठकों की समस्याएं हैं, पाठक नहीं मिल पाते किताब पढ़ने वाले, लेकिन आपको अंदर से जो संतुष्टि देगा वो आपका ये है कि आपने किताब छपवाई, जो भी लिखा वो संकलित है। बाकी सारे जितने मीडियम्स हैं अप्रिशिएबल हैं, क्योंकि उसी से विस्तार मिलता है, दूर दूर तक आप पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगता है हमारी तवी टेल्स टीम को भी दे दिया है आपने, और हमने पहले भी अजय ऑलरेडी सर ने तो वैसे प्लान। छपवा ली किताब। नहीं, उन्होंने तो छपवाई। हमारा प्लान है कि तवी टेल्स के भी जितने एपिसोड हम कर रहे हैं ये बुक की फॉर्म में आए, हम इनका संकलन करें। तो बिल्कुल, ये बहुत हमारे अच्छा फ्यूचर आइडिया। प्लान में है, और अब आपने हमें सजेशन दी है तो अब हम इसको और सीरियसली और जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही एक अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाता है आपने सर, विचार। डॉक्यूमेंट बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत हम पूरी तरह सहमत हैं, और हमारे माइंड में है ये कि ये एक डिजिटल तो है ही है रिपोजिटरी, लेकिन एक बुकिश फॉर्म में भी, जैसे हमारे कोई लगभग यदि 50 एपिसोड हो जाते हैं तो एक ट्राई करेंगे हम कि इसका बिल्कुल। संकलन करके एक बुक फॉर्म में भी लेके आए, ताकि हमारे डुग्गर हीरोज के बारे में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं उनको पढ़ें भी। तो इतने एडवांस में नायाब धीर। मुबारकबाद इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है सर इसमें कि अभी जैसे अगर हम डोगरी साहित्य के जो पुराने 70s 80s में लिखे हैं, उसमें बहुत एक अच्छी चीज थी, उसमें सभी राइटर्स के बारे में लिखा होता था। जैसे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी हो गए, नरेंद्र खजूरिया हो गए, इन सबके बारे में विस्तृत जानकारी थी। उसके बाद कहीं न कहीं मैं देखता हूँ कि ये पब्लिक फोरम में ऐसी प्रिंट नहीं हो रहा। तो मैं और डॉक्टर विकास ये डिस्कस कर रहे थे कि जब हम तभी टेल शुरू किए हैं तो हम इसके वॉल्यूम्स निकालना शुरू करेंगे एज ए कॉफी टेबल बुक्स। और कॉफी बिल्कुल। टेबल बुक ये है कि अब राजेश्वर जी को सभी जानते हैं, जम्मू में भी और बाहर भी। बट अगर यही किताब बॉम्बे में और भी कई स्थानों में किसी के पास पड़ी हो, किसी बुक कैफे में पड़ी हो, जो हमारा इंटेंट है, वो भी जब खोल के बिल्कुल। देखेंगे, वो कहेंगे जैसे आज हम बंगाली और गुजराती को लिटरेचर के बारे में बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी 50 से अधिक ऐसे लोग हैं जो अपनी मातृभाषा में लिखते हैं और सम्मानित हैं। बिल्कुल। तो ये इंटेंट है तभी टेल्स का जो रिटर्न फॉर्म में लेकर आने का, जो हमारा एक ड्रीम है। पॉसिबली 25वें के ऊपर वी विल टेक ए पॉज, और मैं और डॉक्टर विकास विल वर्क ऑन इट। और हमारे जो मेंटर हैं श्री अजय खजूरिया जी, तो वो हमें थोड़ा इस पैर में गाइड करेंगे। देन वी विल हैव अ कॉफी टेबल बुक जो वर्ल्ड वाइड अगर हम सर्कुलेट कर पाए तो हम कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया सर। जी। इसी के साथ अभी जो यंग राइटर्स हैं जो डोगरी और डुग्गर कल्चर के लिए लिखते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं यही कहना चाहूंगा सर, इनिशियली जब मैंने भी लिखना स्टार्ट किया था, मैंने बोला जैसे कि संघर्ष का दौर हमेशा सभी का रहता है। मैं आकाशवाणी में जाया करता था, तो मुझे खड़े रहना पड़ता था। मुझे कोई चेयर थोड़ी ऑफर करते थे कि आप बैठ जाओ यहाँ पे। तो युवानी सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कई बार एक और इंटरेस्टिंग बात है कि उन दिनों युवानी में मैं भी यंग था, तो लड़कियां भी जाया करती थी युवानी में। तो उनको प्रोड्यूसर जो थे वो ऑफर करके चाय भी बिठाते भी थे, चेयर भी, और मैं खड़ा रहता था। तो बाद में मेरी ही कहानी पर थोड़ी सी एक मतलब हंसी मजाक समझ लिए कर क्रिएट करने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए उनको, वो ना वो कहानी में नुक्ताचीनी करते थे। मुझे नहीं अच्छा लगता था तब, लेकिन क्या करता, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था तब, ये आकाशवाणी ही था। तो उस दौर से भी निकले। अब दौर वैसे आ गया कि अब वो बुलाते हैं, हम जाते हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं सारे, इज्जत मान देते हैं। तो मैं यंग राइटर को ये कहूंगा कि आलोचना से कभी नहीं डरना है। आलोचना उसी की होती है जो कुछ करेगा। अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आपका ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, फिर चाहे वो आलोचना हो जाए। आलोचना ये ना हो कि आपने किसी का आइडिया उठा के कॉपी की है, वो आलोचना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन अगर आलोचना यह है कि आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आपका ये है वो है, या मैं सहमत नहीं हूँ आपकी कहानी से, आपकी कविता के भाव से मैं सहमत नहीं हूँ,
तो राइटर को ये समझना कि मैं आपकी सहमति के लिए तो लिख नहीं रहा हूं, बिल्कुल। मैं तो अपनी संतुष्टि के लिए लिख रहा हूं। मुझे पता है, विशेषकर मैं डोगरी साहित्य की बात करूं या जम्मू दायरे की बात करूं, मुझे पता है मेरी किताब बिकने वाली नहीं है, कोई नहीं खरीदता यहाँ पे, किताब पढ़ने का शौक ही नहीं किसी को। अगर मैं लिख रहा हूँ, किस लिए लिख रहा हूँ? मैं अपने लिए लिख रहा हूँ, तो मुझे संतुष्टि चाहिए ना। अगर मुझे संतुष्टि मिल रही है तो मैं आगे भी लिखूंगा। मैं किसी को खुश करने के लिए क्यों लिखूं? दूसरी बात यह है कि घबराना नहीं है जब आपने अपने भाव व्यक्त करने हैं, तो कविता या कहानी, घबराना नहीं है। फिर राइटर जो है वो चाटुकार नहीं हो सकता, साहित्यकार कभी चाटुकार नहीं हो सकता। उसको तल्ख चीजें भी लिखनी है, लिखेगा तभी समाज के लिए कुछ कर पाएगा। जो आपको अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, लिखिए ना, लेकिन उसको क्रिएटिव वे में लिखिए थोड़ा सा। और आलोचना को पॉजिटिवली लीजिए। यहाँ पे जम्मू में ज्यादातर व्यक्तिगत आलोचना ज्यादा होती है, क्रिएटिविटी पे ज्यादा नहीं होती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी जी। राजेश्वर जी, आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है और हम लोग चिंतित हैं डोगरी के भविष्य को लेके, हमने बात भी जी। की। तो आपका विचार हम जानना चाहेंगे कि डोगरी जैसी रीजनल लैंग्वेजेस को इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम कैसे रेलिवेंट और वाइब्रेंट बनाए रखें। क्या आप सजेशंस देना चाहेंगे? सर देखिए, डोगरी को अगर आपने प्रमोट करना है तो डोगरी के थ्रू ही प्रमोट नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, मतलब ये तभी टेल्स भी बात वही कर रहा है ठीक। जो डोगरी भाषा में कही जा सकती है, लेकिन इसका विस्तार देखिए ना। उसी तरह से डोगरी में जो लोग लिख रहे हैं, उनकी सारी जो कंटेंट है वो ग्लोबलाइज्ड है, ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, वैश्विक स्तर पर लिखा जा रहा है। सिर्फ हम लोगों को अपने आप को भी प्रमोट करना आना चाहिए। ठीक। हैरानगी की बात मैं आपको बताता हूँ सर, जैसे आपने भी महसूस किया होगा ये, हम लोग डोगरी राइटर्स को भी प्रमोट करते हैं, हम लोग डोगरी राइटर के साथ कलाकारों को भी प्रमोट करते हैं, तो हर लैंग्वेज में लिखने वाले को भी करते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मेट वैसा है। लेकिन डोगरी साहित्यकार पे लिखा हुआ वही साहित्यकार प्रमोट नहीं करते। हैरानगी की बात है। अगर आपका एक्सेलचर में राइट अप छपता है किसी पर्सनैलिटी पे, किसी कल्चर पे, आप नहीं समझते कि उसको तो कम से कम शेयर करना चाहिए, बिल्कुल। उसको तो प्रमोट करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि देखिए डोगरी को प्रमोट नहीं करता। भैया आप खुद भी प्रमोट नहीं करते, आप अपनी ही चीज को प्रमोट नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हो कि हम ऐसे ही मतलब क्रांतिकारी होके बातें करें। लेकिन ये चलो ये अलग बात है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बाकी लोग भी इसी दिशा में ये सोचेंगे कि एक दूसरे को प्रमोट करने से कुछ नहीं खत्म हो जाता। उल्टा अगर आप वाकई दिल से अपनी लैंग्वेज को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो डोगरी में जो भी कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोट कीजिए। अगर आप पे कुछ लिखा जा रहा है या आपको किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है, तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी बात ही लोगों तक पहुंचे, दूर दूर तक पहुंचे। हमें खुद को भी प्रमोट करना आना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर और अगर आजकल मैं इसमें ऐड करूंगा कि सोशल मीडिया का जमाना है और हम सबके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, और ये बिल्कुल आसान काम है कि आपको एक लाइक का बटन दबाना है, एक शेयर का बटन दबाना है। तो उसमें भी मुझे लगता है हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। उसमें तो क्या जाएगा, कहीं कोई चीज शेयर्ड है, आपकी टाइमलाइन पे शेयर्ड है, आपने एक शेयर दबाना है। तो ये बिल्कुल सही बात की कि इस मामले में आपने बहुत ही एक अच्छी चीज उजागर की है, हमारी बहुत बड़ी कमी है। और मैंने खुद महसूस किया है कि यदि हम कोई जम्मू के बारे में, डोगरी के बारे में, डोगरा के बारे में अजय अजय खजूरिया जी लिखते रहते हैं, तो सबसे बिल्कुल। जो कम जो आएगा ना उस पे लाइक शेयर वो उन पोस्ट पे आएगा, और आप कोई यूजलेस सी चीज, कोई चौथी, कोई इररेलेवेंट सी जिसका जम्मू से कोई लेना देना नहीं, तो उस पे आके सब आके कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे।
तो ये मैंने फिनोमिनन देखी है जम्मू में, ये बहुत भारी कमी है हम लोगों में, और मुझे लगता है कि वो दूर करने की जरूरत है, और ये प्रमोट करना कोई मुश्किल नहीं रहा हुआ। जस्ट हमें एक प्रायोरिटी बना के इसको, ये एक आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है ये भी, कि हम अपने कम से कम सोशल मीडिया, जो आर्टिकल्स आप इतनी मेहनत से लिखते हैं, और कोई ललित जी लिखते हैं, ललित गुप्ता जी लिखते हैं, रेगुलर कॉलमनिस्ट हैं, तो कम से कम वो डिजिटल वे में उसमें अवेलेबल हैं, तो एक शेयर बटन दबा दें, क्या फर्क पड़ता है, कौन दुनिया में किसको किस कोने में पढ़ ले उसको, और कहाँ हमारी प्रोजेक्शन हो जाए, कौन जानता है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर अभी हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में आ गए हैं, और दो चीजें अंतिम चरण में, आखिरी जो सवाल आपके लिए उससे, एक तो सर मुझे 21वें एपिसोड में पहुंचते पहुंचते मेरे को ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं साइंस कॉलेज से पढ़ा हूं, क्योंकि हम सभी 21 में साइंस कॉलेज से पढ़े। 21 में से काफी जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं, स्टीम गेस्ट हैं, उनका कोई ना कोई साइंस कॉलेज में नाता रहा है, इवन दो पढ़े हैं। अभी रिसेंटली जम्वाल सर आए थे, जितेंद्र सिंह जम्वाल जी, वो भी जी जी 84 बैच के पास आउट, और पूरे विश्व में भी अपनी गायकी से वो, गजलों से वो अपना हम सबका नाम बढ़ा रहे हैं, और आप सर 88 बैच के, तो बहुत बिल्कुल। गर्व महसूस होता है सर कि साइंस कॉलेज है। और सर आखिरी क्वेश्चन पूछने से पहले एक जी कविता जी। सर अगर होगी तो उसके बाद सर अगला क्वेश्चन जाएगा सर। मैं एक डोगरी की कविता ही बोलूंगा। जी। वजूद किस्मत दियां गल्लां उन्हें गी मुबारक, किस्मत दियां गल्लां उन्हें गी मुबारक, जेड़े तपाशते भविख हत्थें दी लकीरें च। किस्मत दियां गल्लां उन्हें गी मुबारक, जेड़े तपाशते भविख हत्थें दी लकीरें च। धरिए हत्थें पर हत्थ बेही रहे जेड़े उम्र भर, हुन लार दे मेदा पीरें फकीरें पर। धरिए हत्थें पर हत्थ बेही रहे जेड़े उम्र भर, हुन लार दे मेदा पीरें फकीरें पर। आस्ते लिखने भाई लहुआ कने वजूद अपना, आस्ते लिखने भाई लहुआ कने वजूद अपना, भावें चलना की नहीं पवे वक्त दी शमशीरें पर। बहुत मैं बढ़िया। क्या थोड़ा डोगरा टच भी आना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है। और सर इसी कविता से जुड़ा हुआ सर आखिरी आपसे ये रिक्वेस्ट वाला सवाल है सर, कि डोगरों को सर और डोगरा कल्चर दोनों को अगले 10-15 सालों में आप कहाँ देखना चाहते हैं, किन बुलंदियों में, किन ऊंचाइयों में, आपकी पर्सनल विजन क्या है। और सर इस विजन के साथ साथ एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ सर, जिस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं, तो अभी हम माँ भगवती से ये प्रार्थना करेंगे कि अब अगला जब पॉडकास्ट आपके साथ करें, जब भी आपके नाम के आगे पद्मश्री जरूर लगा होना चाहिए। ये सर हमारी तरफ से माता रानी को ये बहुत ही प्रार्थना है कि हमारे डोगरा के जो मान है श्री राजेश्वर सिंह राजू जी, वो अगले हमारे लिए वो लेकर आए, तब हमारा अगला पॉडकास्ट होगा, और तभी हम अपनी कॉफी बुक भी साथ रिलीज करेंगे। सर आप कहाँ चाहते हैं सर, डोगरी कल्चर और डोगरों को कहाँ देखना चाहते हैं सर अगले 10-15 सालों में, आपकी विजन सर? सर ये विजन मेरा ही नहीं है, विजन आपका भी है, विकास सर का भी है, जो भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो इन सभी का विजन है कि जिस तरह से अब डोगरी को प्रमोशन मिल रहा है, जैसे आप देखिए अब डोगरी के जो गीत हैं वो डीजे पे बजने लगे हैं, मिलियंस में उनके व्यूज जा रहे हैं। स्टैंड अप कॉमेडियंस, साहित्य, कोई भी विधा हो, तो साहित्य के साथ ही कला का कोई भी पक्ष क्यों ना हो, तो ये प्रमोशन मिल रहा है डोगरी साहित्य को भी और डोगरी कला के को भी। सिर्फ हमें जो अपना बेसिक है उसको बचाने की आवश्यकता है, शोधकर्ताओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बात और मैं शेयर कर दूं कि पिछले दिनों साहित्य अकादमी का एक कार्यक्रम हुआ था, सेमिनार हुआ, तो उसमें मुझे टॉपिक मिला, लोक साहित्य पे सारे टॉपिक थे, तो लोक नृत्यों पे। सर आप हैरान रह जाओगे कि लोक नृत्यों पे शोध ही नहीं हुआ है। हम सभी के पास एक ही आर्टिकल है विश्वनाथ खजूरिया जी का, वो दो दो तीन तीन महीने हैं। वो बागी नाम का एक डांस है जो बिल्कुल लुप्त हो चुका है, कमाल लुप्त हो चुका है। दो चार ही बचे हुए गीत पॉपुलर है, पाक पॉपुलर है, कुड पॉपुलर है। कितने ही हमारे जितने लोक गीत हैं या लोक नृत्य हैं वो अब लुप्त होने के कगार पर हैं, लुप्त हो चुके हैं। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक तो हूं कि 10 साल के बाद हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों में आप देखिए अपनी मातृभाषा के प्रति रुझान बढ़ रहा है।
अब जो बाहर अब्रॉड में लोग रहते हैं उनका रुझान बढ़ रहा है अपनी मातृभाषा में बोलने का, अपनी मातृभाषा में लिखे हुए को पढ़ने का, चाहे वो डिजिटल मीडियम के थ्रू ही पढ़े या फेसबुक के माध्यम से ही पढ़े कुछ भी। और लिखने का भी उनका रुझान बढ़ रहा है, साथ में संगीत की तरफ बड़ा रुझान बढ़ रहा है। तो 10 साल के बाद यकीनन हम 50 साल आगे बढ़ पाएंगे, मेरा अपना विश्वास है। क्योंकि अब लोगों में बहुत ज्यादा रुझान है, यही पॉजिटिव वाइब देता है, यही आपका भविष्य भी दिखाता है। तो फिर सर भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा ही है भगवत गीता में कि भूतकाल पर प्रायश्चित मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है। अच्छा तो वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी 10 साल के बाद बहुत अच्छा होगा। सिर्फ हमें अपने जो फोक लोर्स हैं, फोक हमारा कल्चर है, उस पर रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है, जो हमारे अस्तित्व का वाइटल पार्ट है। राइट। थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद कि आपने अपना प्रेशियस टाइम स्पेंड किया सर हमारे साथ तवी टेल्स में। बहुत अच्छे मैसेजेस सर आए। उन मैसेजेस के ऊपर आई एम श्योर जो आज डोगरा यूथ है वो ज़रूर काम करेगा। और वैसे भी डोगरा यूथ को प्रेरणा देने के लिए, उनकी उंगली पकड़ के चलाने के लिए हमारे साथ श्री राजेश्वर सिंह राजू जैसे लोग हैं जो खुद बताते हैं कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको आगे चलने में सहायता करूंगा। इन्होंने अपनी एग्जांपल्स दी हैं कि कैसे ये मैक्सिमम टाइम के ऊपर पंक्तियों में लगकर किसी जगह पे जाके अपना नाम बनाने की कोशिश करते थे जब ये बहुत छोटे थे। ये भी हमारे लिए सीखने की बहुत बात है कि किसी भी चीज में ना उस समय इनको अहंकार था और ना इस समय इनको अहंकार है कि मैं इतनी बुलंदियों पे पहुंच चुका हूं, मैंने साहित्य अकादमी अवार्ड लिया है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया और हम ऑनर्ड हैं कि आपने अपना टाइम हमारे साथ स्पेंड किया। मैं डॉक्टर विकास से रिक्वेस्ट करता हूं कि एज अ टोकन वर्ड ऑफ थैंक्स फ्रॉम तवी टेल्स आपको पेश करें, जिससे कि हम अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया कर सकें। डॉक्टर विकास प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजेश्वर सिंह राजू जी, एंटायर तवी टेल्स टीम की ओर से मैं आपका स्वागत धन्यवाद करना चाहता हूं। स्वागत हम शुरू में किया था तो धन्यवाद भी करने का मौका मिल रहा है फॉर्मली मुझे। तो आपने बहुत कीमती समय में से जो आपका, आपने जैसे बताया इतनी व्यस्त दिनचर्या और उसमें से जो बचा हुआ समय आप मातृभूमि के लिए, मातृभाषा के लिए, लिटरेचर के लिए समर्पित हैं। और किस शिद्दत से आप समर्पित हैं, किस इंटेंसिटी से आप लगे हुए हैं कि आप 2 बजे 3 बजे तक भी होते हैं इसी में लगे हुए। अपनी छुट्टी का जो समय जब इंसान सोचता है कि मैं यहाँ घूम के आता हूँ, वहां घूम के आता हूँ, तो आप इसी में समर्पित हैं, आपको जो भी समय मिलता है। तो ये हम सबके लिए आपकी जो एक लाइफ है, ये हमारे लिए एक सीख है, हमारे लिए एक लेसन है कि आपने किस तरीके से इस क्रिएटिव फील्ड में कदम रखा और कैसे उसको अब आप उसको आगे एक्सेलरेट करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि दिल में एक जज्बा है अपनी डोगरा लिटरेचर और डोगरी भाषा के लिए काम करने का। और हर प्लेटफॉर्म पे आपकी किताबें हैं, आपके आर्टिकल्स हैं, जहां वही कहता है ना, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तो ये आपके लिए है कि फेसबुक खोलते हैं तो राजेश्वर सिंह राजू, डेली एक्सेलसियर खोलते हैं तो राजेश्वर सिंह राजू। तो मैं आपसे भी बड़ा इंस्पायर्ड हूँ सर, अजय साहब से आपसे बहुत जी, इंस्पायर्ड हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक मतलब कहते हैं ना कि कैसे समय निकला। मैं सच में हैरान हुआ, मैंने जब अजय जी से पूरी डिटेल पता चली, मुझे तो लगता था आप मीडिया की लाइन में हैं, तो आप यहाँ हैं इस प्लेटफॉर्म में। मुझे बस सबसे बड़ा अचंभा हुआ कि आप बैंकिंग में हैं और चीफ मैनेजर हैं J&K बैंक में। तो मुझे मतलब इतना रिस्पेक्ट आपके लिए आगे भी था, लेकिन वो कई हजारों गुना बढ़ गया कि मैं कहता हूं कि मैं जी बड़ा काम कर रहा हूं, पेशेंट्स देखने, ऑपरेशन करने हैं, नहीं, तो वो आपका सर, आपका कैसे काम बहुत कैसे 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 नहीं, आपका निकालना है बहुत काम समय, है। नहीं, कैसे निकालना है समय। तो मुझे अब आप मिल गए हैं कि आपको देख के मैं समय और निकालूंगा कि यदि आप एक बैंकिंग का भी बहुत जिम्मेवारी वाला काम होता है। और मुझे पता है मेरे दोस्त जो बैंकिंग सेक्टर में हैं वो कितने वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और आते हैं कभी कि यहाँ दर्द वहां दर्द, बैठना पड़ता है, बहुत ही टैक्सिंग काम है वो भी।
और इम्पोर्टेंट काम है, उसके बावजूद लेकिन भी आपका सर आपने बैंकिंग से ज्यादा आपका काम है सर, जी उसके बावजूद जी राइट टाइप लिखना और कल्चर के साथ जी जुड़ा रहना। जी, वो हम कोशिश कर रहे हैं। मैं वही सलाम है कह सर रहा हूँ कि आपको। एक एक इंस्पिरेशन आप जैसी पर्सनैलिटीज से हमें मिलती है। जब भी हम कभी थकते हैं तो हम देखते हैं कि राजेश्वर सिंह राजू जी का एक आर्टिकल आ गया, एक अस्तित्व का एपिसोड आ गया। तो मैं माता वैष्णो देवी से यही प्रार्थना, एक तो हमारी कामना अजय जी ने बताई दी कि आपको हाईएस्ट जो सम्मान हमें पद्म श्री मिलता है, हाँ तो जी जी जी। आपके आगे हाँ हम जी। जरूर देखें। ये हमारी प्रार्थना है, और ये माता रानी हमारी प्रार्थनाएं टालती नहीं है। तो और ये जो भी सपना आप हमारी मातृभाषा, लिटरेचर और मातृभूमि के लिए देख रहे हैं, वो माता वैष्णो देवी बावे वाली माता वो शीघ्र पूरी करे, और आपको एक स्वस्थ, एक हेल्दी लाइफ दें, और बहुत लंबी लाइफ दें। आपके जैसे सिपाहियों की, लिटरेचर के सिपाहियों की हमारी मातृभूमि, हमारी डुग्गर धरती, इस डोगरा लैंड को बहुत जरूरत है। और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ, और जितने भी आपके सपने हैं वो जल्दी से जल्दी साकार हों। मैं फिर से अपनी पूरी टीम की, तवी टेलीकास्ट तवी टेल्स टीम की ओर से आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक ये आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जय माता दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, विकास सर आपका भी, अजय सर का भी, और तभी टेल्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इस एम्बिशियस और इम्पोर्टेंट कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। Thank थैंक यू।